गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर से टॉपिक कवर करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर असेसमेंट ऑफ कंपनीज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। दो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। पहले लेक्चर के अंदर इसका रिवीजन होगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पास्ट एग्जामिनेशन के और स्टडी मटेरियल के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, सेकंड बात पे आते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से असेसमेंट ऑफ कंपनीज मतलब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स बी कैटेगरी का टॉपिक है। बी कैटेगरी को कैसे जस्टिफाई करना है मैं आपको बताता हूं। इसको लेके न्यूमेरिकल फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं, तो इस वजह से इस टॉपिक को सी कैटेगरी में होना चाहिए। मतलब बहुत ही लीस्ट आते हैं, मतलब बहुत ही कम फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो इसको सी कैटेगरी में होना चाहिए। फिर भी बी कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो फिर वो क्वेश्चन 8 मार्क्स से लेकर 14 मार्क्स तक के बड़े न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हमने इसको क्या रखा है, बी कैटेगरी में रखा है। एल्स ये फ्रिक्वेंटली नहीं आता है। चलिए अब तीसरी बात पे आते हैं। पीजीबीपी में हमको प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 14 में से 14 मार्क्स ही हमको मिले, तो जरूरी है कि हम लगभग लगभग 50 बड़े न्यूमेरिकल्स करके जाएं। ऑलरेडी यूट्यूब पे 5 एक वीडियो पीजीपी के अपलोडेड है और भी हम अपलोड करेंगे। तो इतनी प्रिपरेशन पीजीपी की करनी पड़ती है 14 मार्क्स के लिए। मैट के केस में सिर्फ एक ही क्या है, न्यूमेरिकल लेक्चर्स है। जैसे कि पीजीपी में आपको 50 न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो यहाँ पर उसका 10% सिर्फ 5 ही न्यूमेरिकल हमारे पास है, मतलब 5 का मतलब 5-7 न्यूमेरिकल ही हैं पास्ट एग्जाम और हमारे किसके मिला के, स्टडी मटेरियल के मिला के। तो इस वजह से आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। पहले तो रिवीजन वीडियो और उसके बाद में न्यूमेरिकल। अच्छा, इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल वीडियो की है। रिवीजन वीडियो तो इसलिए है कि जिनको अगर नहीं मालूम है कि मैट के क्या ट्रीटमेंट होते हैं या न्यूमेरिकल करते समय उनको एडजस्टमेंट मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये एडजस्टमेंट क्यों हो रहा है, तो उनके लिए क्या है, रिवीजन वीडियो है। एल्स रिवीजन वीडियो की इंपॉर्टेंस कभी भी प्रैक्टिकल वीडियो से ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी रहती है, प्रैक्टिकल वीडियो की ही रहती है। ओके, तो अब हमें क्या करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। एक बात मैं आपको और अच्छे से बता देता हूं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स के अंदर 70 या 70 प्लस मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ा इतना भी टफ टास्क नहीं है। इवन जिसके पिछले अटेम्प्ट में 30 मार्क्स, 20 मार्क्स या 40 की लाइन में आए हैं, वो भी इस अटेम्प्ट में 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। देखिए, पढ़ने का शॉर्टकट नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 20-25 घंटे के रिवीजन वीडियो देखें और उसके बेसिस पे 70 मार्क्स लिया है। एक्चुअली में स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है पढ़ते बिल्कुल हैं, पूरा पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, फिर भी मार्क्स नहीं आते हैं। तो पढ़ने के अंदर टाइम में शॉर्ट नहीं है, टाइम शॉर्ट नहीं करना है, पढ़ना तो हमको पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि किस चीज को किस तरीके से प्रिपेयर करें सो डेट हम जितनी मेहनत करते हुए आ रहे हैं उसमें हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके, इवन 70 प्लस स्कोर हो सके। तो उसके लिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या करें, प्रैक्टिकल्स करें। पीजीपी का प्रैक्टिकल डला हुआ है, ये मैट का प्रैक्टिकल हो जाएगा, बिजनेस ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का सारा प्रैक्टिकल है। तो ये सारे आप क्या करें, प्रैक्टिकल करें। अब यहाँ पर स्टूडेंट की बात आती है कि हम तो करके भी गए थे फिर भी हमारे क्या नहीं आए, मार्क्स नहीं आए। तो उस बात का जवाब समझिए। एक बार प्रैक्टिकल वीडियो करके आप एग्जाम में जाएंगे तो यकीन मानिए जो एडजस्टमेंट आपने वीडियो के अंदर करे हैं वो आपको एग्जाम में याद नहीं रहेंगे। जरूरी है कि उन प्रैक्टिकल वीडियो को कम से कम 2 बार या अच्छा रहता है कि आप 3 बार करके जाएं। ओके, फिर आप देखिए, फिर आप अपना इवन लास्ट अटेम्प्ट का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर एक एडजस्टमेंट प्रीवियस अटेम्प्ट के हर एक क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मतलब रिपीटेड है। आपको लगेगा आउट ऑफ 14 में से 14 पीजीपी में ला सकते थे, बिजनेस ट्रस्ट में ला सकते थे, इन्वेस्टमेंट फंड का क्वेश्चन है तो मार्क्स उसमें ला सकते थे। तो जरूरी क्या है, स्मार्ट स्टडी। लेकिन स्मार्ट स्टडी का मतलब नहीं है कि 20-25 घंटे के पढ़ाई करके जाएं और उसके बेसिस पे हम उम्मीद लगाएं कि हमको 60 प्लस या 70 प्लस क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। ऐसा होने वाला फाइनल लेवल पे नहीं है। इतना आसान पेपर नहीं आता है कि रिवीजन वीडियो देखा या रिवीजन बेस स्टडी करी और वहां पर क्वेश्चन आया और आपने उसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। ये वो लेवल का एग्जाम नहीं है।
स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि किस चीज को किस तरीके से प्रिपेयर करें सो डेट हमारी मेहनत का हमें बहुत अच्छा क्या मिले, रिजल्ट मिले। और उसका तरीका आपको बता दिया है। जो भी रिवीजन वीडियो डले हैं, देख चुके हो तो ट्वाइस स्पीड से अब उनको दोबारा देखो। बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उस किस में है, सिर्फ और सिर्फ आपका है, और 100% बेनिफिट है। जिस किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं यार इसमें बेनिफिट होगा नहीं होगा, डिलेमा में है, एक काम करें, पीजीपी के रिवीजन वीडियो हैं, पीजीपी के प्रैक्टिकल वीडियो हैं। लास्ट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल नहीं करवाया मैंने, जानबूझ के नहीं करवाया। तो अब जब आप लास्ट अटेम्प्ट के पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का जो पीजीपी है उसको आप देखें तो आपको एहसास हो कि यस, आउट ऑफ 14 में से पूरे 14 मार्क्स आने चाहिए थे, क्योंकि 100% क्वेश्चन रिपीटेड था। सिर्फ पीजीपी एग्जाम पर, पीजीपी में नहीं हो, सेकंड क्वेश्चन जाएंगे, बिजनेस टेस्ट, थर्ड क्वेश्चन जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। तो चाहिए क्या है, प्रैक्टिकल वीडियोस को 2 बार करें, 3 बार करें, अगली बार ट्वाइस स्पीड पे करें, जितना जल्दी हो सकता है, लेकिन आप उसको नंबर ऑफ क्या करें, टाइम्स करें। रिवीजन वीडियो इसलिए होता है कि हाँ, अगर हमें कुछ भी नहीं है कि कोई एडजस्टमेंट क्या होता है या न्यूमेरिकल में उसका क्यों करा जा रहा है, तो रिवीजन वीडियो एक बेस बना देगा प्रैक्टिकल वीडियो को क्या करने के लिए, समझने के लिए। इंपॉर्टेंस हमेशा प्रैक्टिकल वीडियो की रहेगी, रिवीजन वीडियो हमेशा उसके क्या रहेगा, बाद में रहेगा। हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। बहुत ही सिंपल वे में आपको यहाँ पर समझाऊंगा। सिंपल वे के अंदर यह है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा ताकि दिमाग में मिक्स वेज या खिचड़ी ना बने। मिक्स वेज बनने के चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि मैट में क्या होता है, एक बार नॉर्मल प्रोविजन करना और एक बार क्या करना, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के प्रोविजन से क्या करना, टोटल इनकम निकालना। तो मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में यहाँ बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊं करूंगा कि वहां पर नॉर्मल में ये ट्रीटमेंट है, पीजीपी में यहाँ पर ये है, सो डेट लेक्चर खत्म होने के बाद ऐसा ना हो कि हाँ सुनने में तो बहुत मजा आया लेकिन बाद में जाके क्या हुआ, अब ट्रीटमेंट याद ही नहीं है। बहुत सिंपल वे में आपको यहाँ पर लेक्चर प्रेजेंट करेंगे, 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए शुरुआत करते हैं हम, ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस पीडीएफ के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोविजन है और प्रोविजन खत्म होने के बाद पास्ट एग्जामिनेशन और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। तो ये एक ही पीडीएफ है, लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, शुरुआत में आपको प्रोविजंस मिलेंगे। प्रोविजंस भी बड़े सिंप्लीफाइड वे में दिए हैं कि रीड करके भी आप सारी चीजों को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो खुद पढ़ना चाहें तो प्रोविजन को आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं, आधा घंटा लगता है रीड करने में, लगाना चाहिए, आधे घंटे में ही क्या हो रहा है, बी कैटेगरी का टॉपिक हो रहा है और आ गया तो 14 मार्क्स आपको क्या करेगा, देके जाएगा। तो टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। शुरुआत कर लेते हैं हम आ रहे हैं हमारे किस पे, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे, स्पेशल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सर्टेन कंपनीज। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ कंपनीज पे है। सर्टेन कंपनीज का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि सभी कंपनियों को क्या देना पड़े, मैट देना ही पड़े, ठीक है। चलिए शुरुआत थोड़ा सा हम बैकग्राउंड से करते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व बाय द लॉ मेकर दैट मैनी कंपनीज वर शोइंग ह्यूज प्रॉफिट्स in the statement of profit and loss as led in annual general meeting of the shareholders and distributing huge dividends. At the same time, these companies were not declaring any income under Income Tax Act, since their taxable profit as per Income Tax Act were nil or very less. तो यहाँ पर लॉ मेकर ने कहा है कि जब एजीएम में शेयर होल्डर्स को जो पीएनएल प्रेजेंट किया जाता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें ह्यूज प्रॉफिट बताया जाता है और डिविडेंड भी डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर जब टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं तो आपकी इनकम निल आती है या बहुत ही कम आती है। इसका रीजन बोल रहे हैं, दिस वेरिएंस इन द प्रॉफिट एज कंप्यूटेड एज कंपनीज एक्ट and as income tax act was mainly because of tax exemption under chapter 6A सेक्शन 10AA 35 AD और अदर टैक्स इंसेंटिव। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको चैप्टर 6 से 80 IA IB IC इनमें डिडक्शंस मिल जाती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एक्सपोर्ट प्रॉफिट की क्या मिलती है, डिडक्शन आपको मिल जाती है। 35 AD या वेरियस टैक्स इंसेंटिव्स भी हैं, लाइक कैपिटल गेन में एग्जम्पशन से 54 की सीरीज की, वो ऐसा कंपनीज एक्ट में नहीं होता। तो कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट बहुत बता रहा है और इनकम टैक्स में इन रीजंस की वजह से आपका प्रॉफिट क्या आ रहा है, बहुत कम आ रहा है और इस वजह से टैक्स का पेमेंट नहीं हो रहा। ऑल्सो द कंपनीज वर प्रोवाइडेड लेसर डेप्रिसिएशन अंडर कंपनीज एक्ट।
ठीक है, कंपनीज एक्ट में कम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट द डेप्रिसिएशन वाज क्लेम्ड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में आपने कम रेट से डेप्रिसिएशन करा, तो वहां का प्रॉफिट क्या आया? कम आया। ठीक है, वहां का प्रॉफिट क्या आया? ज्यादा आया। और इनकम टैक्स में आपका प्रॉफिट क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो ऐसे कई रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैट लाने की क्या पड़ रही है? जरूरत पड़ रही है। इसलिए द लॉ मेकर फेल्ट दैट सच कंपनीज विच शो बुक प्रॉफिट अंडर कंपनीज एक्ट and lesser income under income tax act must be paid a minimum alternate tax। तो जो अपना कंपनीज एक्ट से प्रॉफिट तो बहुत बता रहे हैं बुक प्रॉफिट, और इनकम टैक्स में बहुत कम प्रॉफिट बता रहे हैं, तो जरूरी है कि इनको कुछ मिनिमम टैक्स तो पे करना ही चाहिए, इसलिए लेकर आए हैंस मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या था? एक बेस था। ठीक है, बेस था और कुछ भी नहीं। अब हम आ जाते हैं प्रोविजन पे। सेक्शन 115 जेबी चार्जिंग सेक्शन है, सब सेक्शन 1 कवर कर रहे हैं। सब सेक्शन 1 बोल रहा है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वेयर इन केस ऑफ ए कंपनी द इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम is computed under income tax act in respect of any previous year relevant to assessment year is less than 15% of its book profit, such book profit shall be deemed to be total income of the assessee and the tax payable on such total income shall be the amount of income tax at the rate of 15%। कहा जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनियों पे लगेगा, कंपनी डोमेस्टिक फॉरेन सब पे है ये। फिर यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि अगर किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर आपकी टोटल इनकम पे नॉर्मल प्रोविजन से टोटल इनकम पे जो टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, आप पे जो भी रेट है 30% है, 25% है, 40% है, 22%, जो भी आप पे क्या है रेट है, जो भी रेट है, उस टोटल इनकम पे जो आपने टैक्स निकाला, अगर वो टैक्स बुक प्रॉफिट के 15% से कम आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो काम हम ये करेंगे कि आपके बुक प्रॉफिट को ही आपकी टोटल इनकम मान लेंगे। ठीक है, और फिर उस बुक प्रॉफिट का 15% आपको क्या होगा? एज ए इनकम टैक्स क्या करना होगा? पे करना होगा। इसी का नाम होगा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होगा। अब आगे ये कहते हैं फॉर ए कंपनी लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC which derive its income solely in convertible foreign exchange the rate shall be 9% instead of 5%। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी, पहला पॉइंट कंपनी है IFSC में है, सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं अगर उसको सिर्फ इनकम सिर्फ और सिर्फ सोली सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में हो रही है, सिर्फ इनकम उसमें हो रही है, तो तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि उन कंपनियों पे 15% की जगह 9% की रेट से क्या होगा? मैट होगा। तो एग्जाम में न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, और 2 पॉइंट में करना था, एक बार तो 15% था और सेकंड पॉइंट हमको दिया था कि अगर यही कंपनी IFSC में हो तो इनका मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होगा? सिंपल सा था, बुक प्रॉफिट सेम रहेगा, बस क्या होगा? इंस्टेड ऑफ 5% 9% क्या हो जाएगी? रेट हो जाएगी। किनके ऊपर? जो कंपनीज किसके अंदर है? IFSC के अंदर है। आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे हमको क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले आप नॉर्मल प्रोविजन से टोटल इनकम निकालें और टोटल इनकम पे टैक्स निकालें। टैक्स क्या होगा? टैक्स ऑन टोटल इनकम कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब रेट 30% भी हो सकती है, फॉरेन कंपनियों पे 40% भी हो सकती है। और अगर आपके फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, आपके फाइनेंशियल ईयर 19-20 का टर्नओवर अगर 400 CR से ज्यादा नहीं है तो रेट 25% भी हो सकती है। तो जो भी रेट है उस रेट से निकालिए, सरचार्ज लगाइए। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7% की रेट से सरचार्ज लगाइए, और अगर आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस के अंदर 12% की रेट से क्या लगाइए? सरचार्ज लगाइए। और सेस तो मालूम ही है आपको, 4% क्या होता है? सेस होता है। तो कुल मिला के नॉर्मल प्रोविजन से आपको क्या करनी है? अपना टैक्स की कंप्यूटेशन करनी है। फिर आपको निकालना है बुक प्रॉफिट, और बुक प्रॉफिट का कितना परसेंट? 15%। तो 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, सरचार्ज रेट सेम रहेगी। अगर आपका बुक प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7% सरचार्ज होगा, और अगर आपका बुक प्रॉफिट 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% क्या होगा? सरचार्ज होगा। सरचार्ज सेम ही रहेगा, सेस की रेट भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। बस रेट इनकम टैक्स क्या हो जाएगी? नॉर्मल प्रोविजन में नॉर्मल की, और बुक प्रॉफिट के केस में क्या होगी? 15% की होगी। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी आर लायबल टू पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। बोला जा रहा है सभी कंपनी, डोमेस्टिक हो या फिर कौन सी कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, सभी को मैट पे करने की जरूरत है। हाउएवर सर्टेन फॉरेन कंपनीज हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैट। लेकिन ये भी बताया गया है, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, एग्जाम में पहले आए हुआ भी है,
हम कवर भी करेंगे, प्रोविजन भी कवर करेंगे, इसका क्वेश्चन भी कवर करेंगे। कहा यह जा रहा है कि कुछ सर्टेन कंपनीज ऐसी है जिसको मैट के प्रोविजन से क्या दे दी गई है, एग्जम्पशन दे दी गई है। अब वो कौन सी कंपनीज है, आइए उसको कवर कर लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 115 जेबी सबसेक्शन 2, मतलब 115 जेबी सबसेक्शन 2 का एक्सप्लेनेशन 4 बोलता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 115 जेबी फॉर सर्टेन फॉरेन कंपनीज। क्या बोल रहे हैं यहां पर, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू एन असेसी बीइंग ए फॉरेन कंपनी इफ, पहला केस, द असेसी इज रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी with which India has double taxation avoidance agreement under section 9090A and the assessee does not have permanent establishment in India in accordance with the provision of such agreement। तो आपको मालूम होगा DTAA का रूल यही होता है कि अगर इंडिया में पीई है तो ही इनकम टैक्सेबल होती है और पीई नहीं हो तो इनकम टैक्सेबल नहीं होती। यहां पर यही बता रहे हैं कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो बाहर की क्या है, रेसिडेंट है, बाहर की क्या है, रेसिडेंट है, कहां की रेसिडेंट है, बाहर की रेसिडेंट है, और उस कंट्री के साथ में हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 1990 हो रखा है, और उस कंपनी का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं है तो उस कंपनी पे मैट प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट की बात आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, द असेसी इज ए रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री विथ विच इंडिया डज नॉट हैव डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट and assessee is not required to seek registration under any law for time being in force relating to companies। यहां पर यह बताया जा रहा है कि बाकी जो दूसरी मतलब ऐसी कंट्रीज जिनके साथ में हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, लाइक मान लीजिए पाकिस्तान, कोई कंपनी है जो पाकिस्तान की रेसिडेंट है और उस कंट्री के साथ में हमारा DTAA नहीं हो रखा है, अंडर सेक्शन 19 नहीं हो रखा है, और प्लस उस कंपनी को इंडिया में किसी भी लॉ के, किसी भी लॉ, अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाने की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसी कंपनीज को भी मैट की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन दे दी है। तो पहला पॉइंट है कि जिनके साथ में DTAA है, अगर उनका इंडिया में पी नहीं है, सेकंड पॉइंट पी नहीं है तो उनपे नहीं होगा। तीसरा पॉइंट हम बोल रहे हैं कि अगर जिनके साथ में हमारा DTAA नहीं है, ठीक है, और उनको इंडिया में किसी भी लॉ में रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है तो उन कंपनियों पे भी मैट क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी कंपनियों पे क्या होगा, बिल्कुल मैट एप्लीकेबल होगा। और जब मैट एप्लीकेबल होगा तो कैसे एप्लीकेबल होगा, तो वो होगा टैक्स ऑन टोटल इनकम कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मतलब उनपे जो भी रेट है उस रेट से आप नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टोटल इनकम पे टैक्स निकालेंगे। सरचार्ज 2% रहेगा अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में 5% क्या रहेगा, सरचार्ज रहेगा। फिर आप निकालेंगे बुक प्रॉफिट पे टैक्स निकालेंगे एट द रेट ऑफ 15% से। सरचार्ज की रेट वही रहेगी, 1 करोड़ से ऊपर वाली इनकम पे 2% सरचार्ज रहेगा, 10 करोड़ से ऊपर इनकम होगी तो 5% क्या लगेगा, सरचार्ज लगेगा। तो उस केस में क्या लगेगा, 5% क्या लगेगा, सरचार्ज लगेगा। सेस ऑलवेज क्या लगेगा, 4% लगेगा, चाहे नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स निकालो, चाहे आप मैट के अंदर बुक प्रॉफिट का क्या निकालो, टैक्स निकालो, दोनों ही केस के अंदर सरचार्ज की रेट और सेस की रेट दोनों में ही क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो ये हमने यहां पर देखा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यस, ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ एक्सप्लेनेशन 4A टू सेक्शन 115 जेबी। तो 115 जेबी का एक्सप्लेनेशन 4A पढ़ रहे हैं, बोल रहा है हमें फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाई क्लेरिफाइड दैट प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल, शैल नॉट बी एप्लीकेबल, shall not be applicable to an assessee being a foreign company where its total income comprises solely of profit and gains from business referred to in section 44B, 44BB, 44BBA or 44BBB, and such income has been offered to tax at the rate specified in those section। तो अब यहां पर बात कर रहे हैं उन फॉरेन कंपनियों की, एक तो एग्जेम्पशन दे दी जिनके साथ DTAA है और उनका पी ही नहीं है, ठीक है, और जिनके साथ में DTAA नहीं है, जिनके साथ में क्या नहीं है, हमारा DTAA नहीं है, ठीक है, भले उनका इंडिया में पीई हो, पी नहीं हो, बोला जा रहा है कि अगर उनको इंडिया में किसी भी लॉ से रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन किसी भी लॉ में, तो उन पे मैट प्रोविजन क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। हम मैट की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन पे नॉर्मल प्रोविजन लगेगा या नहीं लगेगा, हम बात कर रहे हैं उन पे मैट प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जिन कंपनियों पे मान लीजिए मैट एप्लीकेबल हो रहा है,
अब उन फॉरेन कंपनियों को अगर इंडिया में इनकम है सिर्फ और सिर्फ 44B वाली, 44B होता है शिपिंग बिजनेस में हो आप, और जिसमें शिपिंग बिजनेस में क्या होता है 7.5% आप इनकम बता सकते हो अपनी, ठीक है ना, कितनी बता सकते हो 7.5%, ठीक है ना, कितनी होती है 7.5%, ठीक है। तो 44B हो गया, 44BB हो गया, 44BBA हो गया, 44BBB, मतलब उनके प्रिजेम्पटिव जो होते हैं शिपिंग के केस में 7.5% रेट होती है, एयरक्राफ्ट बिजनेस के केस में कितने परसेंट होती है 5% क्या होती है रेट होती है, इनकम की रेट होती है। अगर आप एंगेज हो इन द बिजनेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ क्या होता है मिनरल ऑयल जो होता है, तो रेट होती है 10%, और अगर आप सिविल कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो या टर्न की प्रोजेक्ट में हो तो रेट होती है 10%, जो यहाँ पर दी हुई है। शिपिंग के केस में 7.5%, एयरक्राफ्ट के केस में 5%, एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट जो होता है, एक्सट्रैक्शन जो होता है 10% होता है मिनरल ऑयल्स का, और जो सिविल कंस्ट्रक्शन जो टर्न की प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर 10%। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी उनको सिर्फ इनकम इस सेक्शन की है तो उन केस में भी मैट क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, 10 foreign company engaged solely in the business above business and paying tax at the rate specified in above provision would not be liable to MAT since inception of the provision। तो उनके ऊपर क्या नहीं होगा, मैट एप्लीकेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे हैं 115 JB सबसेक्शन 2 प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट। एवरी एसएससी बीइंग ए कंपनी other than company referred to in clause B shall for the purpose of this section prepare its statement of P&L for the relevant previous year in accordance with the provision of schedule 3rd to Companies Act 2013। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारे बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन होगी, तो उस बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के लिए हमको जो नेट प्रॉफिट जो चाहिएगा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो चाहिएगा, वो हम नेट प्रॉफिट कौन सा लेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3rd के पार्ट 2nd के अकॉर्डिंग जो प्रिपेयर हुआ है वो हम P&L लेंगे, वो हम क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट लेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3rd का पार्ट 2nd, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है, वो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट की क्या करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे। लेकिन क्लॉज भी बोल रहा है बीइंग ए कंपनी to which second proviso to section 129 subsection 1 of the Companies Act 2013 is applicable shall for the purpose of this section prepare its statement of profit and loss for the relevant previous year in accordance with the provision of the governing act। ठीक है, यहां पर ये कहना है कि सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके जो सेकंड प्रोवाइजो में जो कंपनियां दी हुई है, उनमें कंपनी दी हुई है इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उन पर भी मैट एप्लीकेबल होगा। लेकिन उनके केस में जरूरी नहीं है कि वो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3rd के पार्ट 2nd के अकॉर्डिंग अपना P&L बनाए। उनके लिए उनका गवर्निंग एक्ट है, इंश्योरेंस के लिए अलग है, बैंकिंग के लिए अलग है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग है। तो यहाँ पर इस क्लॉज बी में ये कहा जा रहा है कि वो अपने गवर्निंग एक्ट के थ्रू क्या करेंगे, अपना P&L बनाएंगे, और उस P&L के बेसिस पे हम उसका बुक प्रॉफिट क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। मतलब उनको जरूरी नहीं है कि कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3rd के पार्ट 2nd के अकॉर्डिंग अपना P&L बनाए, वो अपने गवर्निंग एक्ट के थ्रू जो क्या कर रहे हैं, P&L बना रहे हैं, उसके बेसिस पे हम उन पे मैट एप्लीकेबल करेंगे। लेकिन यस, मैट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, सभी कंपनियों पे होगा। बस कुछ फॉरेन कंपनी हमने पढ़ी थी जिन पे मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, एल सभी कंपनियों पे क्या होता है, मैट के प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी होती है। अब आगे कहा जा रहा है प्रोवाइडेड दैट while preparing the annual accounts including statement of P&L the accounting policies, the accounting standards adopted for preparing such accounts including P&L, the method and rates of क्या है depreciation shall be same as have been adopted for the purpose of preparing such accounts including statement of P&L as laid before the company at its annual general meeting in accordance with section 129 of the Companies Act 2013। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि आप बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के लिए जो आप कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3rd और पार्ट 2nd के अकॉर्डिंग जो P&L बनाएंगे, जो आप अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे, वो नेट प्रॉफिट में वही अकाउंटिंग पॉलिसी आपको यूज करनी है, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करने हैं, वही मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और वही सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको क्या करनी होगी, यूज करनी होगी प्रॉफिट निकालने के लिए। जो आपने यूज करी है एजीएम में, जो आपने P&L रखा है, उसके लिए जो आपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन उसमें जो काम लिया है, उसमें जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन काम लिया है, उसमें जो अकाउंटिंग पॉलिसी काम लिया और उसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करें,
उसी के बेसिस पे आपको बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के लिए सेम क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। होता क्या है, लोग अलग अलग क्या बनाते हैं, पेंडल बनाते हैं। एक तो बनाते हैं एजीएम के पर्पज से, शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए, और एक बनाते हैं अपनी किसके लिए, मैट की कंप्यूटेशन के लिए। और दोनों के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर देते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदल देते हैं, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, बदलते हैं। तो एजीएम में तो बताते हैं हायर प्रॉफिट, और सेम बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में आता है उनका क्या है, कम प्रॉफिट। तो यहां पर इनको कह दिया गया, भले ही आप दूसरा सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कर सकते हो, पीएनएल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो सकता है कि आपके अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर जनवरी से लेकर क्या चल रहा हो, दिसंबर चल रहा हो, लेकिन इनकम टैक्स में क्या चलेगा, अप्रैल से लेकर मार्च चलेगा। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप दूसरा सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स पीएनएल बना लें, लेकिन जब दूसरा बनाए, अगर बनाए, तो भी आपको वही अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डेप्रीसिएशन की रेट, डेप्रीसिएशन के मेथड, सब कुछ वही यूज करना होगा जो एजीएम के अंदर जो आपने पीएनएल रखा है उसमें जो यूज करा है, वही सेम आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे, और यहां से हम बुक प्रॉफिट की क्या करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे। हमारे जो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो इसी एक्सप्लेनेशन 1 में जो दिए हुए एडजस्टमेंट है उन्हीं के बेसिस पे होंगे। एक बात समझ लीजिएगा, जो एडजस्टमेंट हम यहां पर पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको वही एडजस्टमेंट करने हैं, उसके अलावा आपको एक दूसरा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। जो यहां गिवन नहीं है उसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। और पीएनएल कौन सा लेना है, पीएनएल लेना है शेड्यूल कौन, कंपनीज एक्ट 2013 का, शेड्यूल 3 का, और पार्ट सेकंड का जो पीएनएल है, उस पीएनएल के अंदर, उस नेट प्रॉफिट नेट लॉस के अंदर इस एक्सप्लेनेशन 1 के आपको क्या करने हैं, एडजस्टमेंट करने हैं। बस वही आपका क्या आ जाएगा, बुक प्रॉफिट आ जाएगा। जो एडजस्टमेंट यहां दिए हैं सिर्फ वही एडजस्टमेंट करने, जो एडजस्टमेंट यहां नहीं दिए हैं वो एडजस्टमेंट आपको नहीं करने हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे हमारे बढ़िया क्वेश्चन भी बनेंगे जो हम आगे देखेंगे भी सही। आइए शुरू करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, बुक प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट एज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर प्रिपेयर्ड एज पर सबसेक्शन 2 अबाउ एज इंक्रीज्ड बाय। तो बोल रहे हैं कंपनी से 2013 का, शेड्यूल 3 का, पार्ट सेकंड का जो पीएनएल से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आया है, अब उसके अंदर आपको एडजस्टमेंट करने हैं। और सबसे पहले एडजस्टमेंट करने हैं कौन से, इंक्रीज वाले, ऐड वाले। और ये ऐड कौन से, ऐड बैक वाले, जिनको पीएनएल में आपने डेबिट कर दिया है उनको ये क्या करवा रहे हैं, ऐड बैक करवा रहे हैं। तो ये ऐड बैक वाले हैं। अगर आपने उनको पीएनएल में डेबिट नहीं करा हुआ है तो ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है, और अगर डेबिटेड करा हुआ है तो ही ऐड बैक करने की क्या होगी, जरूरत रहेगी। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि किन किन को ऐड करना है, जो दिए हैं सिर्फ उन्हीं को ही करना है, ओके। ज्यादा रेफरेंस में आपके नॉर्मल प्रोविजन का नहीं लूंगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, सिंपल सिंपल तरीके से प्रोविजन बनाऊंगा, बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैट के अंदर ये होता है, नॉर्मल प्रोविजन में होता है। हाँ, जो आसान आसान होंगे वो बता दूंगा नॉर्मल प्रोविजन में, ऐसा जो आपको आसानी से समझ में आ सके। लेक्चर को बहुत अच्छा नॉलेजफुल बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि उसको मिक्स वेज बनाएंगे या कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। पर्पस एग्जाम रहेगा, जितना सिंपल हो सकेगा उतना सिंपल ट्रीटमेंट बताया जाएगा, लेकिन 100% एग्जाम ओरिएंटेड, जिससे हर एक न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जरूरत से ज्यादा नॉलेज नहीं देंगे हम आपको रिवीजन में। पहला है द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड, पेबल एंड द प्रोविजन देयर ऑफ। तो इनकम टैक्स के अंदर सरचार्ज भी आ जाएगा, सेस भी आ जाएगा, पीएनएल में डेबिट करा हुआ है, एड बैक करना है, प्रोविजन भी है तो भी उसको क्या करना होगा, एड बैक करना होगा। तो जो भी इनकम टैक्स है, ठीक है, उसको आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए टू एक्सप्लेनेशन 1 द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शैल इंक्लूड एनी इंटरेस्ट चार्ज अंडर दिस एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट, and health and education cess on income tax if any as levied by central act from time to time। तो इनकम टैक्स के अंदर बोल रहे हैं अगर कोई इंटरेस्ट भी है तो वो भी आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा इन अंडर दिस एक्ट, मतलब 234 एबीसी वाला या टीडीएस वाला इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी इंटरेस्ट है उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। सरचार्ज ऐड करना है, सेस क्या करना है, ऐड करना है। मतलब कोई पेनल्टी वेनल्टी ऐड नहीं करनी है, ठीक है। पेनल्टी क्या नहीं करनी, ऐड नहीं करनी। अदर एक्ट के टैक्सेस हैं जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, वो बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में आपको क्या नहीं करना है, ऐड नहीं करना है। तो इनकम टैक्स और इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, इनकम टैक्स की पेनल्टी हो गई या इनकम टैक्स में कोई लेट फी हो गई या अदर चार्जेस हो गए जो टैक्स और इंटरेस्ट नेचर के नहीं है, सरचार्ज जो सेस नहीं है, उनको आपको क्या नहीं करना है, ऐड नहीं करना है। रेडीमेड सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है सो डेट आप खुद भी रीड करके आसानी से समझ सकते हैं। बताता हूँ, इनकम टैक्स एंड प्रोविजन thereof shall be added back while computing book profit। तो इनकम टैक्स और उसका प्रोविजन ऐड होगा
सेम इज ऑल्सो एडेड बैक वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम, और सेम ट्रीटमेंट हमारे नॉर्मल पीजीबीपी में भी किया जाता है। सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स ऑल्सो कंस्टिट्यूट इनकम टैक्स एंड शेल बी एडेड बैक। तो सरचार्ज और इनकम सेस को भी क्या करना होगा, एड बैक करना होगा, और नॉर्मल प्रोविजन में ये भी यही किया जाता है। नाउ एनी इंटरेस्ट पेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी सी डी जो भी है, या टीडीएस के जो भी है, शैल बी एडेड बैक वाइल कंप्यूटिंग क्या होगा, बुक प्रॉफिट। सेम इज ऑल्सो एडेड बैक वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। तो यहां पर इंटरेस्ट एड बैक किया जाएगा, सेम अंडर नॉर्मल प्रोविजन पीजीबीपी में भी इनकम टैक्स का इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, एड बैक किया जाता है। हाउएवर interest payable under other act shall not be added back while computing the book profit. Interest under other act is also allowable while computing total income. तो अदर एक्ट के कोई इंटरेस्ट होंगे, जैसे जीएसटी के अंदर कोई इंटरेस्ट हो गया है या अदर लॉ के अंदर कोई इंटरेस्ट है, वो बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में एड बैक नहीं होगा, और पीजीबीपी में भी उसे क्या नहीं करते हैं, हम एड बैक नहीं करते हैं, सेम ट्रीटमेंट। नाउ पेनल्टीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट या पेनल्टीज अंडर एनी अदर लॉ डेबिटेड टू पीएनएल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी एडेड बैक। तो अगर कोई पेनल्टी है, चाहे जीएसटी की हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, चाहे कस्टम किसी भी लॉ की हो, बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में उसे एड बैक नहीं करना है, लेकिन ऑल्दो द सेम आर डिसअलाउएबल व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। सेक्शन 37 पीजीबी में पढ़ा था, जब आप कंप्यूटेशन करते हैं तो पेनल्टी जो होता है ब्रीच ऑफ लॉ की, उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है, तो नॉर्मल प्रोविजन में नहीं मिलेगी, लेकिन कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट में आपको उसे एड बैक करना जरूरी नहीं है। नाउ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स डज नॉट रिप्रेजेंट इनकम टैक्स एंड शैल नॉट बी क्या होगा, एडेड बैक। द सेम इज अलाउएबल व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज क्या है 15। However, STT is to be disallowed while computing total income if the income from share unit is assessable as capital gain. यहां पर ये बोल रहे हैं बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को एड बैक नहीं करना है, क्योंकि एसटीटी कोई इनकम टैक्स नहीं है। लेकिन जब नॉर्मल प्रोविजन में जाएंगे, तो अगर एसटीटी आपका बिजनेस था, शेयर्स में ट्रेडिंग करना बिजनेस था, तो पीजीबीपी में डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन अगर वो आपके लिए कैपिटल गेन था, कैपिटल असेट थे, तो कैपिटल गेन में कभी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती है। आगे चलते हैं, आगे बोला जा रहा है कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स डज नॉट रिप्रेजेंट इनकम टैक्स एंड शैल नॉट बी एडेड बैक। द सेम इज अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम अंडर सेक्शन 36। यहां पर बोला जा रहा है कि कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को इनकम टैक्स नहीं है, इसलिए बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में उसे एड बैक करना जरूरी नहीं है। नॉर्मल प्रोविजन पीजीबीपी में भी कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी, जैसे एसटीटी की मिलती है पीजीबी में, वैसे कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एनी फी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट शैल नॉट बी एडेड बैक, सेम शैल बी अलाउड अंडर नॉर्मल प्रोविजन टू। अब जैसे मान लीजिए कोई लेट फी लग गई है, ठीक है, या टीडीएस के अंदर कोई लेट फी है, तो लेट फी ना तो इनकम टैक्स है, ना ही इनकम टैक्स का इंटरेस्ट है, तो बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में आपको उसे एड बैक नहीं करना है। साथ ही नॉर्मल प्रोविजन में भी उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, उसे वहां पर डिसअलाउ नहीं होता है, वो अलाउ होता है, वहां पर एड बैक करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गया। सेकंड पे आते हैं, द अमाउंट कैरी टू एनी रिजर्व बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने पीएनएल से कोई रिजर्व बनाया हुआ है, पीएनएल से कोई रिजर्व बनाया हुआ है, चाहे वो रिजर्व स्टैच्यूटरी रिजर्व क्यों ना हो, आरबीआई की गाइडलाइन से या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वजह से जो रीइन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बनता है, रिजर्व कोई सा भी हो, पीएनएल से अगर बना हुआ हो, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, जो पीएनएल से बना हो उसे आपको एड बैक करना है। अब एनालिसिस में बोला जा रहा है, इवन इफ ट्रांसफर मेड टू रिजर्व is as per direction of RBI, स्टैच्यूटरी है, such reserve shall be added back for computing book profit। तो आपको एड बैक करना ही पड़ेगा, भले ही वो स्टैच्यूटरी क्यों ना हो। ट्रांसफर मेड टू रिजर्व अंडर सेक्शन 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन रीइन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व शैल बी एडेड बैक फॉर कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट। तो कोई भी रिजर्व जो पीएनएल से बना वो एड बैक करना होगा। एक्सेस प्रोविजन आर इन नेचर ऑफ रिजर्व एंड आर टू बी एडेड बैक। अगर आपने कोई किसी लाइबिलिटी का एक्सेस प्रोविजन भी बना दिया है, तो वो भी एक तरह का रिजर्व है, उसको भी बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो दो ट्रीटमेंट हो गए। अब तीसरे पे चलते हैं। द अमाउंट सेट असाइड टू प्रोविजन मेड फॉर मीटिंग लाइबिलिटीज अदर देन असर्टेन लाइबिलिटीज। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अनअसर्टेन लाइबिलिटी है, कंटिजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी है, अगर अनअसर्टेन लाइबिलिटी, कंटिजेंट क्या होती है, लाइबिलिटी जो होती है, उसके लिए अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है पीएनएल में,
तो उसे आपको क्या करना होगा, एड बैक करना होगा। लेकिन कोई असर्टेन्ड लायबिलिटी है, उसके प्रोविजन को एड बैक करने की जरूरत नहीं है। ओनली अनअसर्टेन लायबिलिटीज के प्रोविजन को क्या करना होगा, एड बैक करना होगा। एनालिसिस पे आते हैं, पढ़ते हैं क्या है। द प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट मेड ऑन साइंटिफिक बेसिस इज एन असर्टेन लायबिलिटी एज पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था एंड इज नॉट टू बी एडेड बैक व्हाइल कंप्यूटिंग क्या है, बुक प्रॉफिट। However, the same is allowed on actual payment basis under section 43B while computing total income। तो बोल रहे हैं लीव एनकैशमेंट है, अगर साइंटिफिक बेसिस पे आप उसका प्रोविजन बना रहे हैं तो वो एक असर्टेन लायबिलिटीज है, अनअसर्टेन नहीं है, एड बैक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मल प्रोविजन में आपको ध्यान हो, लीव एनकैशमेंट पे सेक्शन 43B एप्लीकेबल होता है, ठीक है। रिटर्न फाइल करने की डेट तक अगर आप उसका पेमेंट कर दोगे तो सेम प्रीवियस ईयर में ही आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब वहां डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे क्या होती है, मिलती है नॉर्मल प्रोविजन में। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी मेड एज पर एक्चुअरी is an uncertain liability and is not to be added back while computing book profit. However, the same is allowed on actual payment basis while computing total income। तो ग्रेच्युटी का ट्रीटमेंट लगभग हर क्वेश्चन में पीजीपी में हमने करा है। एक्चुअली वैल्यूएशन के बेसिस पे अगर आपने ग्रेच्युटी का प्रोविजन बनाया है, असर्टेन लायबिलिटी है, एड बैक करना जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप नॉर्मल प्रोविजन से टोटल इनकम निकालेंगे तो आपको ध्यान हो, ग्रेच्युटी की डिडक्शन कभी भी प्रोविजन बेस पे नहीं मिलती है, पेमेंट बेसिस पे मिलती है। इवन एक्चुअली के बेसिस पे अगर प्रोविजन बनाया है तो पीजीबीपी में आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन बुक प्रॉफिट में आपको उसको एड बैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो असर्टेन लायबिलिटी है। आगे बोला जाता है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी ऑन एड हॉक बेसिस इज अनअसर्टेन लायबिलिटी एंड दस इज टू बी एडेड बैक व्हाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट। तो अगर कोई ग्रेच्युटी का प्रोविजन आपने एड हॉक बेसिस पे बना दिया है तब तो वो अनअसर्टेन लायबिलिटी है, आपको बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रोविजन में तो वैसे ही पेमेंट बेसिस पे ही क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। आगे प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी, ठीक है ना, लॉसेस आर अनअसर्टेन लायबिलिटी आर टू बी एडेड बैक। तो कोई भी आपने कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ठीक है ना, तो वो अनअसर्टेन लायबिलिटी है, अगर उसका कोई प्रोविजन बनाया है तो आपको उसको एड बैक करना होगा। लेकिन हाउएवर द प्रोविजन फॉर वारंटी इज अलाउड एज डिडक्शन एज इट हैज बीन मेड ऑन साइंटिफिक बेसिस। तो रॉटॉर्क लिमिटेड का कुछ केस था, प्रीवियस अटेम्प्ट में कई बार आया है। प्रोविजन फॉर जो वारंटी होता है, जो साइंटिफिक बेसिस पे, हिस्टोरिक बेसिस पे जो क्या होता है असर्टेन करके बनाया जाता है, वो असर्टेन लायबिलिटी है। मैट की कंप्यूटेशन में आपको एड बैक करने की जरूरत नहीं है और साथ ही नॉर्मल प्रोविजन में भी आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है, वहां पर भी एड बैक करने की जरूरत नहीं होती है। बैड डेट्स एक्चुअली रिटर्न ऑफ, एक्चुअली प्रोविजन नहीं, बैड डेट्स एक्चुअली रिटर्न ऑफ शैल नॉट बी एडेड बैक व्हाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट। तो पीबीडी की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक्चुअली जो एक्चुअल में बैड डेट्स हो चुके हैं, जिनको आप क्या कर चुके हैं, राइट ऑफ कर चुके हैं, एक्चुअल बैड डेट्स है, उनको आपको क्या नहीं करना है, एड बैक नहीं करना है। हाँ, पीबीडी का क्या होगा, पीबीडी का ट्रीटमेंट हम आगे जाके देखेंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का बाद में देखेंगे, लेकिन जो एक्चुअल बैड डेट्स हैं वो कोई अनअसर्टेन नहीं है, वो तो असर्टेन है, राइट ऑफ कर चुके हो तो कुछ भी एड बैक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। द अमाउंट बाय वे ऑफ प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी के लॉसेस एक्चुअल हो या उसका क्या हो, प्रोविजन हो, अगर पीएनएल में डेबिट कर रखा है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो even the actual loss of the subsidiary company debited to profit and loss account shall be added back for computing book profit, shall computed क्या है, book profit and total income too। तो नॉर्मल प्रोविजन में भी सब्सिडरी कंपनी के लॉसेस की डिडक्शन नहीं मिलती है, और बुक प्रॉफिट में अगर आपने डेबिट कर रखा है, पीएनएल में डेबिट कर रखा है, तो बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। सब्सिडरी कंपनीज के क्या है, लॉसेस, चाहे एक्चुअल लॉस हो चाहे उसका क्या हो, प्रोविजन बनाया हो। इसके बाद में आते हैं द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड। तो पीएनएल में अगर आपने इंटरिम फाइनल कोई सा भी डिविडेंड है अगर डेबिटेड कर रखा है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रोविजन में भी एड बैक करना होता है क्योंकि डिविडेंड कोई हमारी क्या नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है, ये प्रॉफिट का ही क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का। तो ये कोई हमारी एक्सपेंडिचर नहीं है, तो इसलिए अगर पीएनएल में डेबिट कर रखा है तो आपको उसको क्या करना होगा, एड बैक करना होगा। अब इसके बाद में आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू एनी इनकम टू विच सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 अप्लाई। यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो सेक्शन 10 है, 10 डबल ए नहीं, 10, ठीक है, 10 डबल ए तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है, उनको डिडक्शन मिलती है। और सेक्शन 10 की इनकम क्या होती है, इनकम विच
विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जिसे हम नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं जो इनकम एग्जेम्प्ट है। तो सेक्शन 10 जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गई, या फिर फर्म के प्रॉफिट में जो क्या होता है पार्टनर का हिस्सा होता है, फर्म जो यहाँ पर जिसकी इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में, वो वाली फर्म। सेक्शन 11 सेक्शन 12 ट्रस्ट है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो सेक्शन 10 सेक्शन 11 सेक्शन 12 वाली इनकम है उस इनकम पे मैट नहीं लगता है, ठीक है ना, उन पे मैट नहीं लगता। और उन इनकम के रेस्पेक्ट में अगर कोई एक्सपेंडिचर पीएनएल में आपने डेबिट कर रखा है तो उसको आप क्या कर लीजिए, एड बैक कर लीजिए। मतलब सेक्शन 10 11 12 वाली इनकम सब्जेक्ट टू मैट नहीं होती है। अगर पीएनएल में क्रेडिटेड कर रखा है आपने, पीएनएल में क्रेडिटेड कर रखा है तो आप लेस कर लीजिए। और उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई रिलेटेबल एक्सपेंडिचर है जो पीएनएल में डेबिट कर रखा है तो उनको क्या कर लीजिए, एड बैक कर लीजिए। भाई जो इनकम सब्जेक्ट टू बुक प्रॉफिट नहीं होगी तो उसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंडिचर भी क्या नहीं होंगे, अलाउ नहीं होंगे। डेबिटेड कर रखे हैं तो ऐड कर लीजिए, और इनकम अगर क्रेडिटेड कर रखी है तो उसको आप क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। एनालिसिस में बोला जाता है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू एनी इनकम टू विच सेक्शन 10AA अप्लाइज shall not be added back for computing book profit. The income referred to in section 10AA is liable to MAT and is included in book profit. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो सेक्शन 10AA होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट और डेवलपर जो होते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन में उनको डिडक्शन मिलती है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट की मिलती होगी, बिल्कुल मिलती है, लेकिन मैट की कंप्यूटेशन में उनको कोई डिडक्शन नहीं है। इवन अगर कोई कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर क्या है, सिचुएटेड है, एस्टेब्लिश्ड है, लोकेटेड है, तो उनको मैट लगेगा, उनके ऊपर क्या लगेगा, मैट लगेगा, ठीक है। तो इनकम अगर क्रेडिटेड हो रखी है 10AA वाली तो उसको लेस नहीं करना है, और उसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंडिचर अगर पीएनएल में डेबिटेड हो रखे हैं तो उनको आपको एडबैक नहीं करना है। कौन से वाले, 10AA वाले। आगे बढ़ते हैं। Income which are exempt under section 10, 11, 12 are not included in book profit. Therefore, corresponding expenditure are added back. वही बोल रहे हैं सेक्शन 10, 11, 12 वाली इनकम सब्जेक्ट टू मैट नहीं है, क्रेडिटेड है, लेस कर लो, उसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंडिचर क्या है, डेबिटेड है, तो उनको आप क्या कर लीजिए, एड बैक कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे के ट्रीटमेंट देखते हैं। यस, तो आगे का ट्रीटमेंट है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम being share of the assessee in the income of AOP BOI on which no income tax is payable in accordance with provision of section 86। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर कोई कंपनी AOP BOI के अंदर मेंबर है और AOP BOI ने MMR या फॉरेन कंपनी की जो टैक्स रेट होती है उस रेट से टैक्स पे कर दिया, तो एज पर सेक्शन 86 नॉर्मल प्रोविजन पे फिर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ये सेम मैट में बोल रहे हैं कि अगर आपको 86 की रिबेट मिल रही है नॉर्मल प्रोविजन में, तो मैट में भी आपको रिबेट मिलेगी, उस इनकम पे टैक्स नहीं पे करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी AOP BOI MMR की रेट या उससे भी ज्यादा रेट पे क्या कर चुकी है, टैक्स पे कर चुकी है। तो उस इनकम में जो आपका शेयर है उस पे हम दोबारा ना तो नॉर्मल प्रोविजन के नाम से टैक्स लेंगे और ना ही मैट के नाम से हम आप पे टैक्स लेंगे। तो अगर इनकम क्रेडिटेड हो रखी है, ठीक है ना, आपकी AOP BOI के अंदर जो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो अगर आपने पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है तो पहला काम उसको लेस कर लीजिए, और उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई एक्सपेंडिचर आपने पीएनएल में डेबिटेड कर रखा है तो उसको आप क्या कर दीजिए, एड बैक कर दीजिए। ये हमारा क्या है, ट्रीटमेंट है। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्लॉज पे आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंपनियों पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ये तभी है जब फॉरेन कंपनी वाला क्वेश्चन आता है तब आपको ये विशेष ध्यान रखना है। फॉरेन कंपनी आया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्लॉज में बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम accruing or arising to an assessee being a foreign company from the capital gains arising from a transaction in securities, or interest, dividend, royalty, fee for technical service chargeable to tax at the rate or rate specified in chapter 12 if the income tax payable thereon in accordance with the provision of this act other than the provision of this chapter it is a rate less than the rate specified in subsection 1। तो यहां पर यह कहा जा रहा है जैसे कि एनआर को क्या, फॉरेन कंपनियों को इंटरेस्ट की इनकम है, तो आप चैप्टर 12 में जाओगे 115A में देखोगे तो उनकी इंटरेस्ट की रेट का टैक्सेशन मान लीजिए 5% है, कई बार क्या होता है 10 होता है, नॉर्मली 5 है। रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस का कितना है, 10% है। डिविडेंड के केस में नॉर्मली तो 20% से होता है, लेकिन मान लीजिए DTAA हो रखा है
और DTAA बोलता है नॉर्मल प्रोविजन और DTAA दोनों में से जो बेनिफिशियल होगा एसएससी को वो होगा। तो नॉर्मल प्रोविजन में 20% है, मान लीजिए उस कंट्री के साथ में डिविडेंड इनकम पे DTAA हो रखा है और DTAA बोलता है नहीं 10% की रेट होगी, तो फिर क्या लगेगी, 10 ही लगेगी। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर उसका नॉर्मल प्रोविजन से टैक्सेशन इंटरेस्ट में मान लो 5 है, डिविडेंड में मान लो क्या 10 है, रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस में क्या है 10 है, ठीक है, कोई भी रेट है, अगर वो जो मैट की जो रेट है 15% रेट है, अगर उससे कम है नॉर्मल प्रोविजन में उसका टैक्स फॉरेन कंपनियों पे इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस और कैपिटल गेन जो रहा है सिक्योरिटी पे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों की बात कर रहे हैं, अगर वो 15% से कम रेट पे तो उस पे हम मैट नहीं लेंगे, ठीक है, फिर तो मतलब ही नहीं रहा, फिर तो मतलब ही नहीं रहा। तो नॉर्मल प्रोविजन में अगर हमने उनकी रेट 15% से कम कर रखी है, जैसे इंटरेस्ट 5 कर रखी है हमने, अगर कर रखी है, ये तभी लगेगा अगर कम कर रखी है तो, ठीक है ना, अगर नहीं कर रखी है तब तो वो सब्जेक्ट टू मैट होंगे। लेकिन अगर नॉर्मल प्रोविजन में अगर हमने इंटरेस्ट पे 15% से कम रेट बताई हुई है, अगर डिविडेंड पे भी अगर 15 से कम बताई हुई है, अगर बताई हुई है, तो नॉर्मली फॉरेन कंपनियों को डिविडेंड पे 20% की रेट से टैक्स देना होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन जैसे जीडीआर है, जीडीआर पे 10 ही होता है, ठीक है ना, जीडीआर पे डिविडेंड है वो 10 ही है। अगर DTAA हो रखा है और DTAA में मान लीजिए कम रेट बता रखी है तो कम रेट से होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रॉयल्टी है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस है, ठीक है ना, क्या है, कैपिटल गेन है, कौन से वाले, सिक्योरिटीज वाले, अगर उन पे रेट 15% से क्या है कम है, तो वो सब्जेक्ट, वो इनकम सब्जेक्ट टू क्या नहीं होगी, मैट नहीं होगी। और वो इनकम को अगर आपने P&L में क्रेडिट कर रखा है तो आपको उसको लेस करना होगा, और उसके रिलेटेबल एक्सपेंडिचर अगर आपने P&L में डेबिट कर रखे हैं तो उनको आपको क्या करना होगा, एड बैक करना होगा। कुल मिला के ये इनकम सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगी। ध्यान रखना ये तभी होगा अगर उनकी नॉर्मल टैक्सेशन रेट 15% से क्या है कम है। जैसे एग्जांपल कैपिटल गेन है, सिक्योरिटी 100 क्या है 12A है, ठीक है ना, नॉर्मल रेट कितनी है 10 है, ठीक है ना, ये 15% से कम है, ये इनकम सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगी। अगर P&L में क्रेडिटेड कर रखा है तो उसको आपको लेस कर लेना है। सेक्शन 112 है, सेक्शन 112 में रेट 20 होती है, ठीक है, ये 15% से क्या नहीं है, कम नहीं है। ये इनकम अगर P&L में क्रेडिट कर रखी है तो आपको उसको लेस नहीं करना है, और उसके रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंडिचर P&L में डेबिट कर रखे हैं तो उनको एड बैक नहीं करना, मतलब ये इनकम सब्जेक्ट टू मैट होगी। लेकिन 112 का प्रोवाइजो बोलता है कि अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते हो, अगर आप इंडेक्सेशन का क्या नहीं लेते हो, बेनिफिट नहीं लेते हो, तो रेट कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो अगर आप पे प्रोवाइजो एप्लीकेबल है, आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले रहे और 10% की क्या है रेट है, तो ये लेस देन 15 हो गई। अब ये सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगी, P&L में क्रेडिट कर रखा है तो लेस कर लीजिए, एक्सपेंडिचर डेबिट कर रखे हैं तो उनको क्या कर लीजिए, एड बैक कर लीजिए। मान लीजिए आपको कैपिटल गेन है 111A का, उसकी रेट कितनी है, 15 है, ये लेस देन 15 नहीं है, ये 15 ही है, इसलिए ये सब्जेक्ट टू मैट होगी। अगर P&L में क्रेडिट कर रखा है तो आपको उसको क्या नहीं करना है, लेस नहीं करना है, और इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंडिचर डेबिटेड है तो इसको आपको क्या नहीं करना है, एड बैक नहीं करना, क्योंकि ये 15 है, लेस देन 15 नहीं है, ये लेस देन 15 है, ये लेस देन 15 है, लेकिन ये लेस देन क्या नहीं है, 15 नहीं है, ठीक है। या फिर सेक्शन 115 AC होता है, AD होता है, ये जो सेक्शन होते हैं यहां पर भी कैपिटल गेन दिए हुए हैं नॉन रेसिडेंट के, जहां पर कंसेशनल रेट दी हुई है 10% की विदाउट इंडेक्सेशन। तो अगर आप इन कम रेट है तो वो सब्जेक्ट टू क्या नहीं होगी, मैट नहीं होगी, और उसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंडिचर अगर P&L में डेबिटेड है तो उसको आपको क्या करना होगा, एड बैक करना होगा, ठीक है ना, क्या करना होगा, आपको एड बैक करना होगा, ठीक है, बात समझ में ये वाली आपके। अब अगला वाला जो ट्रीटमेंट है हमारा, ये जो ट्रीटमेंट है, अभी तक हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टडी मटेरियल के हो, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हो, आज तक इसको लेके कभी क्वेश्चन बना ही नहीं है। तो अभी भी चांसेस क्या है, बहुत लीस्ट है जो नहीं बन रहा है, ना स्टडी मटेरियल में दिया, ना पास्ट एग्जाम में अभी तक क्या है क्वेश्चन आया, आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसको कॉन्सेप्चुअली वाइज डिटेल्ड में समझना एक लंबा समय लगता है। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में क्या करता हूँ, समझाता हूँ, मेरे ख्याल से 5 मिनट लेके समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिए, कोशिश करिए कि 5 मिनट में समझ में आ ही जाए, ठीक है। देखिए, आप एक कंपनी हो और आपके पास में क्या है, शेयर्स हैं SPV के, SPV बिजनेस ट्रस्ट में पढ़ा था ना, ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट में पढ़ा था, ऐसी कंपनी, ठीक है, जिसके बिजनेस ट्रस्ट क्या ले लेती है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेती है, इंडियन कंपनी जो हमने पढ़ा था ऐसा। तो आपके पास में शेयर्स हैं किसके, SPV के, ये एक्सचेंज हो गए यूनिट्स ऑफ किसके साथ में, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स के साथ में।
तो अब आपको मिल गई है यूनिट्स, ठीक है। आप कंपनी हो, आपके पास में शेयर थे, एक्सचेंज हो गए, ठीक है ना, एक्सचेंज हो गए, आपको मालूम है ये कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। अब आपको मिल गए यूनिट्स। अब मेरी बात सुनिएगा, मान लीजिए ये शेयर्स थे 1000 लाख के, आपको उसके बदले क्या मिली? यूनिट्स मिली। आपको उसके बदले यूनिट्स मिली, जिनकी नॉमिनल वैल्यू मान लीजिए कितनी है? 900 है, नॉमिनल वैल्यू 900 है। तो सबसे पहले पहले आपको यहां पर 100 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया। नॉशनल हुआ है, एक्चुअल में हुआ नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज हुआ, शेयर्स के बदले आपको तो यूनिट्स मिल गई है, लेकिन जो यूनिट्स मिली है उसकी नॉमिनल वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू जो होती है, वो 900 लाख है। उस हिसाब से आपको क्या हुआ? 100 लाख का लॉस हुआ। अब ये जो यूनिट्स मिली है, इनकी फेयर मार्केट वैल्यू भी देखें तो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? मात्र 850 है। तो आपको तो और 50 लाख का नॉशनल लॉस हो गया। मतलब 1000 लाख के शेयर से उसके बदले आपको जो यूनिट्स मिली है, जिसकी आज वैल्यू कितनी है? 850 है, तो आपको ऐसे 150 लाख का लॉस हो गया। 150 लाख कैसे? एक तो फेस वैल्यू कम मिली आपको, तो वो लॉस हो गया, नॉशनल लॉस। और उनकी भी मार्केट वैल्यू क्या है? 850 ही है, तो और 50 लाख का लॉस हो गया। लेकिन ये लॉस अभी तक नॉशनल हुआ है। एक्चुअल में लॉस कब होगा? जब आप इनको क्या करोगे? बेचोगे, उसी टाइम मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में लॉस हुआ, कम हुआ, और ज्यादा हो गया, या फिर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लेकिन आज के डेट में जो लॉस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? नॉशनल है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? नॉशनल है। चलिए, एज पर आईसीडीएस आपको इसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे 850 में, अब इसको क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू पे करना पड़ेगा। तो उस वजह से आपको ये 100 लाख और ये 50 लाख का 150 लाख का लॉस आपको पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा। मानते हैं आप इन यूनिट्स को कभी क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, बेच दिया आपने। मानते हैं कि ये आपकी बिक जाती है कितने? 810 में बिकती है जिस समय बेचा। तो बुक्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने इसको रिकॉर्ड कर रखा था 850 पे, बिका कितने? 810 पे। तो आप बताओगे कि मेरे को और 40 लाख का क्या हुआ? लॉस हुआ, और 40 लाख का लॉस हुआ। लेकिन इनकम टैक्स की दृष्टि से हम देखें तो आपको लॉस अब जाके हुआ है, 810 में बिका, ठीक है ना। जो शेयर्स थे, आपको मालूम है ना, यूनिट्स की कॉस्ट वही रहती है जो किसकी थी? शेयर्स की थी। तो बेसिकली अब आपको 190 लाख का उस समय लॉस हुआ है, वो एक्चुअल में हुआ उस समय। लेकिन बुक्स में क्या होता है? जिस दिन एक्सचेंज हुआ, जिस ईयर में एक्सचेंज हुआ, मान लीजिए एक्सचेंज हुआ कौन सी ईयर में? 2021 में। तो 2021 में आप लॉस बुक कर लेते हो कितना? 150। और जब 21-22 में आप क्या करते हो? बेचते हो, तो आप लॉस बुक करते हो कितना? 40। जबकि आपको अब जाके एक्चुअल लॉस हुआ है कितना? हुआ है 190, ठीक है, 190। तो यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट में यह कहा जा रहा है कि 2021 में ये जो आपने 100 लाख का नॉशनल लॉस क्या कर लिया? बुक कर लिया, पीएनएल में डेबिट कर दिया। कृपया किसके आप कृपया करके इसको आप एड बैक करें। ये जो 50 लाख का भी लॉस आपने बुक कर लिया, क्योंकि यूनिट्स की फेयर मार्केट वैल्यू कम थी, तो ये लॉस भी नॉशनल लॉस है, इसको भी आप एड बैक करें। 21-22 के केस, 21-22 प्रीवियस ईयर में जब आप बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करोगे, तो ये जो 40 लाख का लॉस निकाला है, ये एक्चुअली में 40 लाख का लॉस नहीं है, लॉस 190 का है। तो उस ईयर में क्या करें? ये जो लॉस आपने निकाला 40 का, ये गलत निकाला। ये आपने कैसे निकाल लिया? ये आपने कहा मैंने 810 में बेचा, जबकि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी कॉस्ट कितनी रिकॉर्डेड है? 850 है, इसलिए मेरे को 40 लाख का क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। तो ये जो आपने लॉस निकाला, ये लॉस गलत है। तो इस गलत लॉस को तो आप एड बैक कर लो और सही लॉस निकालो, एक्चुअल लॉस निकालो। एक्चुअल लॉस का मतलब क्या है? आप उसकी कॉस्ट वही लो जो कॉस्ट किसकी थी? शेयर्स की थी। तो जो शेयर्स की कॉस्ट थी उसी को आप बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स को कॉस्ट मानते हुए अब आप क्या निकाले? लॉस निकालें। अब 190 लाख का लॉस आए, ये आप क्या कर ले? लेस कर ले। तो मैट की कंप्यूटेशन में क्या करना है? जिस ईयर में एक्सचेंज हुआ उस ईयर में जो भी क्या आया है नॉशनल लॉस आया है, उसको तो एड बैक कर लें। और जिस ईयर में आपने उन यूनिट्स को बेची और उस यूनिट्स पे आपने जो लॉस निकाला 850 को कॉस्ट मानते हुए, वो लॉस भी ऐड कर लें। और एक्चुअल लॉस क्या करें? कंप्यूट करें। कि कैसे कंप्यूट करें? कॉस्ट कितनी लें? जो शेयर्स की कॉस्ट थी उसको कॉस्ट मानते हुए आप अपना लॉस निकालें, और जो एक्चुअल लॉस है उससे आप अपने बुक प्रॉफिट को कम कर लें। उसी तरीके से आप इसी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कौन से केस में? गेन के केस में। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में शेयर्स थे कंपनी के पास में, एक्सचेंज हो गए बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स के साथ में, ये थे कितने के? 1000 लाख के। अब आपको बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स मिली, जिनकी फेस वैल्यू ही कितनी है? 1100 लाख है।
तो दिखता दिखता तो आपको आज ही 100 लाख का तो क्या हो गया, नॉशनल गेन हो गया। एक्चुअल में तो हुआ नहीं है, एक्चुअल में तो जब बेचोगे तभी होगा गेन, और उस समय कितना होगा वो तो बेचने पे मालूम पड़ेगा, लेकिन आज आपको 100 लाख का तो क्या हो गया, गेन हो गया। फिर इसको भी आपने जब इस 1100 की फेस वैल्यू को जब आपने फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करा तो मालूम पड़ा ये कितना है, 1150 है। तो आपको और 50 लाख का क्या आया, नॉशनल गेन आया। ये क्यों आया, क्योंकि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख ज्यादा है। फेस वैल्यू तो 1100 लाख है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 1150 है। ठीक है, ये तो हो गया। मान लेते हैं ये कौन सी ईयर है, सेम मान लेते हैं 2021 है। फिर 21-22 में जब आपने इनको क्या करा, बेचा। 21-22 में जब आपने बेचा, मान लेते हैं हम, आपने इसको बेचा 1100 कितने पे, 90 पे। आपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रखी थी कॉस्ट कितनी, 1150, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है 1150। तो आपने कहा मेरे को तो अब 40 लाख का क्या आया है, गेन आया है। 40 लाख का क्या आया है, गेन आया है। ठीक है, 40 लाख का क्या है, गेन आया। तो अभी आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, ये जो नॉशनल गेन है पी एंडल में क्रेडिट हो रखे हैं, लेस कर लो। ये नॉशनल गेन पी एंडल में क्रेडिट हो रखे हैं, इसको लेस कर लो। 21-22 में ये 40 लाख का गेन आपने पी एंडल में क्रेडिट कर रखा है, आप इसको क्या कर लें, लेस कर लें, क्योंकि एक्चुअल में गेन आपको 40 लाख का नहीं हुआ। एक्चुअल में गेन हम आपको बताते हैं कितना हुआ, आपने बेचा कितना है, 1190 में। कॉस्ट उसकी वही थी यूनिट्स की जो शेयर्स की कॉस्ट थी, तो बेसिकली आपको गेन आज 190 लाख का हुआ है। तो आज अपने बुक प्रॉफिट को 190 लाख से क्या करें, बढ़ाएं। मतलब आप अपनी यूनिट्स की कॉस्ट क्या लें, जो शेयर्स की कॉस्ट थी ना, वही कॉस्ट आप अपनी यूनिट्स की लें, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना गेन क्या करें, कंप्यूट करें। और ये जो गेन है ये सब्जेक्ट टू मैट होगा, ये 40 लाख नहीं होगा। 40 लाख गलत निकाला है, ये 40 लाख आपने अपने बुक्स में 1150 कॉस्ट मान के निकाला है। तो नॉशनल गेन है, पीएनएल में क्रेडिट है, लेस करें। ये 50 लाख का नॉशनल गेन है, पीएनएल में क्रेडिट है, इसको आप लेस करें। ये 40 लाख का जो गेन आया आपको, जो आपने पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है, ठीक है, ये गलत कॉस्ट पे करा आपने, 1150 पे करा, जबकि कॉस्ट कितनी थी, 1000 थी। तो ये जो आपने क्रेडिट कर रखा है, इसको भी क्या करें, लेस करें। ऐड क्या करें, ये करें 190 लाख। और 190 लाख कैसे आया, यूनिट की कॉस्ट को वही कॉस्ट मानिए जो शेयर्स की कॉस्ट थी। अब जो गेन आया है इसको आप क्या करें, इतने से आप अपने बुक प्रॉफिट को क्या करें, बढ़ाएं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने सारा ट्रीटमेंट आपको यहां पर क्या कर दिया, बता दिया। ये चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। लेकिन ध्यान रखिए, इसको लेके अभी तक ही कोई क्या नहीं आया, क्वेश्चंस नहीं आया, ना स्टडी मटेरियल में आया, ना पास्ट एग्जाम में आया, ना थ्योरेटिकल आया, ना न्यूमेरिकल आया, किसी भी तरह का नहीं आया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज्यादा उलझने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। The amount of expenditure relatable to income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax under section 115 BBF। 115 BBF होता है, इंडिया में आपने मेनली क्या करा है, डेवलप करा है, रजिस्टर्ड करा है, पेटेंट करवाया है। तो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स कितनी है, मात्र 10% है। कितनी है, 10% है। तो बोल रहे हैं जहां कंसेशनल रेट 10% है, तो वो इनकम सब्जेक्ट टू क्या नहीं होगी, मैट नहीं होगी। वो इनकम सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगी। ऐसा नहीं करेंगे कि हम उन पे मैट लगा देंगे और 15% की रेट से टैक्स ले लेंगे, नहीं, ऐसी नियत नहीं है। वो सब्जेक्ट टू मैट नहीं होगी। हाँ, अगर उस इनकम को आपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया है तो उसको लेस करो, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू मैट नहीं है। और उसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंडिचर का आपने पीएनएल में डेबिट कर दिए हैं, रिलेटेबल एक्सपेंडिचर है, तो उसको आप क्या कर दीजिए, एड बैक कर दीजिए। उसको आप क्या कर दीजिए, एड बैक कर दीजिए। 115 कौन सा, बीबीएफ था। इसके बाद में बोलते हैं द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हालांकि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एड बैक नहीं होता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आप उसको एड बैक करो। ये कैसे बोल रहे हैं, बताता हूं। पीएनएल में मान लीजिए आपने 40 लाख का डेप्रिसिएशन क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। और क्वेश्चन में बोल रखा है ये जो 40 लाख का डेप्रिसिएशन है ना, इसमें से नॉर्मल जो है वो तो 30 ही है। 10 लाख तो रीवैल्यूएशन वाला है, मतलब आपने एसेट को पहले बढ़ा दिया, फिर उस बड़े वे पे क्या करा, डेप्रिसिएशन चार्ज करा। ठीक है, तो 10 लाख डेप्रिसिएशन क्या हो गया, ज्यादा चार्ज हो गया। अगर आप रिवैल्यूएशन नहीं करते तो डेप्रिसिएशन कितना आता, 30 ही आता। तो यहां पर बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में ये और फिर 30 लाख क्या कर लो, लेस कर लो। ठीक है, और आप करना चाहें तो कुछ मत करो, आप तो सीधा ही सिर्फ 10 लाख वाला माइनस कर लो, मतलब रीवैल्यूएशन वाला डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लो। बस सिंपल सा तो यही है। मेन मुद्दा तो यही है कि रीवैल्यूएशन वाला जो डेप्रिसिएशन है, मतलब असेट की कॉस्ट को बढ़ा के फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके पीएनएल में डेबिट करके बुक प्रॉफिट को रिड्यूस करने की जो नियत है वो नहीं चलेगा।
तो रीवैल्यूएशन वाला डेप्रिसिएशन को ही क्या करना है, एड बैक करना है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए रीवैल्यूएशन है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, इनके अकॉर्डिंग तो ये कहते हैं 40 लाख को ऐड करो, फिर वापस से 40 लाख ही क्या कर लो, लेस कर लो। ठीक है ना, क्योंकि रीवैल्यूएशन वाला है ही नहीं, तो यही नॉर्मल है, तो ऐड करके लेस कर लो। आप एग्जाम में चाहे तो कुछ मत करो ट्रीटमेंट, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने कहा उसी तरीके से एड बैक लेस करो, ये कह रहे हैं हमने जो एडजस्टमेंट बताए हैं वो एडजस्टमेंट करने हैं। तो ऐसा नहीं कि 40 ऐड करके आप 40 लेस ही करो, ठीक है ना, आप चाहे तो कुछ मत करो, ठीक है, आप चाहें तो 40 ऐड करो और उसमें से 30 क्या कर लो, लेस कर लो, नहीं तो आप चाहो तो सीधा ही क्या कर लो, 10 को ऐड कर दो बस। तो कुल मिला के रीवैल्यूएशन वाला जो डेप्रिसिएशन होगा वो क्या नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना, सिर्फ उसी को क्या करना है, एड बैक करना है। इसके बाद में आते हैं, बोलते हैं द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एंड प्रोविजन देयर ऑफ। ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स का जो भी अमाउंट होता है, अगर वो पीएनएल में क्रेडिट हो रखा है, जैसे डेफर्ड टैक्स क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है, और डेफर्ड टैक्स क्या होते हैं, असेट होते हैं। तो अगर पीएनएल में क्रेडिटेड है, आप उसको क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। अगर पीएनएल में डेबिटेड है तो आप उनको क्या कर दीजिए, एड बैक कर दीजिए। और सेम ट्रीटमेंट क्या होता है, नॉर्मल पीजीबीपी में भी होता है। तो पीएनएल में क्रेडिटेड है तो लेस कर लीजिए, पीएनएल में डेबिटेड है तो आप उनको क्या कर लीजिए, एड बैक कर लीजिए। दोनों डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स क्या होती है, लायबिलिटी, दोनों की ही क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे। नेक्स्ट क्लॉज हमको बोल रहा है द अमाउंट और अमाउंट सेट असाइड एज प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन इन वैल्यू ऑफ क्या है, एनी असेट है। डिम्यूनिशन इन वैल्यू ऑफ कौन सा है, एनी असेट है। तो असेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई भी फिक्स असेट है, इवन डेटर्स भी तो क्या होते हैं, असेट होते हैं। उनके रेस्पेक्ट में अगर आपने कोई प्रोविजन पीएनएल से क्या कर दिया, बना दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है ना, असेट की वैल्यू को क्या करने का, कम करने का। जैसे कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, फिक्स असेट वाले भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले भी होते हैं, AS13 AS28। तो आपने उसका क्या करा, वैल्यू कम करने का प्रोविजन बनाया, किससे बनाया, पीएनएल से बनाया, आप उसको क्या करें, एड बैक करें। अब इसमें आपको एक चीज क्या करता हूं, बताता हूं। जैसे क्या होता है, पीबीडी होता है हमारा। पीबीडी क्या होता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना। हालांकि ये असर्टेन लायबिलिटी है, हम हर साल पास्ट से देख सकते हैं या कि कुछ ना कुछ तो क्या होते हैं, बैड डेट्स होते ही होते हैं, ठीक है ना। तो हमने एवरेज बना लिया कि हर साल 5% तो क्या होता है, बैड डेट्स होता ही है। तो इस साल प्रोविजन बना लिया, वो असर्टेन लायबिलिटीज है। और हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ अनअसर्टेन को ऐड करना है, असर्टेन को ऐड बैक नहीं करना है। लेकिन जब यहां पर इन्होंने क्या करा, डिम्यूनिशन इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट, तो डेटर्स भी क्या होता है, असेट ही होता है। तो उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई भी प्रोविजन बनाओगे, एड बैक करना पड़ेगा, मतलब पीबीडी क्या होगा, एड बैक होगा। पहले जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड नहीं होना था, लेकिन इस क्लॉज के अकॉर्डिंग पीबीडी को क्या करना होगा, एड बैक करना होगा। पिछले क्लॉज के अकॉर्डिंग नहीं करना था, क्यों, क्योंकि पीबीडी एक असर्टेन लायबिलिटी है। हम असर्टेन कर सकते हैं पास्ट के अकॉर्डिंग कि कितना पैसा तो क्या करेगा, डूबेगा ही डूबेगा, तो असर्टेन्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग एड बैक नहीं होना था। लेकिन इस क्लॉज के अकॉर्डिंग एड बैक करना होगा, क्योंकि डेटर भी एक असेट है और पीबीडी क्या होता है, पीबीडी एक तरह का प्रोविजन है फॉर डिम्यूनिशन इन वैल्यू ऑफ एनी असेट। असेट मतलब डेटर हो गया, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा पीबीडी को, ठीक है। और नॉर्मल प्रोविजन में भी आपको ध्यान हो, पीबीडी की डिडक्शन सिर्फ ये जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी ये जो होते हैं ना, उनको मिलती है। बाकियों को प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की नॉर्मल प्रोविजन में पीजीबीपी में भी कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। तो अभी तक हमने तो वो क्लॉज पढ़े हैं जो पीएनएल में क्या हो रखे हैं, डेबिट हो रखे हैं, तो उनको आपको क्या कर देना है, एड बैक कर देना है। अब एक क्लॉज ऐसा है, अगर वो पीएनएल में क्रेडिटेड नहीं है तो आपको अपना पीएनएल क्या कर देना है, बढ़ा देना है। अगर वो क्रेडिटेड नहीं है तो आपको अपना पीएनएल क्या करना है, बढ़ाना है। अभी तक तो क्या पढ़े, अगर डेबिटेड हो रखे हैं, कम कर रखे हैं तो बढ़ाओ, तो उनको बढ़ा दो। और अब बोल रहे हैं अगर नहीं बढ़ा रखा है तो उसको क्या कर दो, बढ़ा दो। ये कौन सा है, ये है द अमाउंट स्टैंडिंग इन रीवैल्यूएशन रिजर्व रिलेटिंग टू रीवैल्यूड असेट ऑन द रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ सच असेट। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व है आपके पास में, ध्यान रखिए रीवैल्यूएशन रिजर्व कभी पीएनएल से नहीं बनता। अगर पीएनएल से बनता तो उसी ईयर में क्या हो चुका होता, हम उसको एड बैक कर चुके होते, ठीक है, उस ईयर में हम उसको एड बैक कर चुके होते। रीवैल्यूएशन रिजर्व है, जिस असेट के रेस्पेक्ट में आपने वो क्या बनाया, रीवैल्यूएशन रिजर्व बनाया, जिस ईयर में उस असेट को आप क्या कर दोगे, बेच दोगे, ठीक है। तो उस ईयर में अब आप उस रिजर्व में जितना भी पैसा है, अमाउंट है, उसने से अपने पीएनएल को क्या कर दो, बढ़ा दो। अब आप कहने का मतलब है कि किसी असेट के रेस्पेक्ट में आपने रीवैल्यूएशन क्या बनाया, रिजर्व बनाया,
किसी असेट के रेस्पेक्ट में आपने क्या बनाया, रीवैल्यूएशन क्या बनाया, रिजर्व बनाया। ठीक है, तो उस असेट को जब भी उसका रिटायरमेंट होगा, डिस्पोजल होगा, सेल होगा, तो उतने अमाउंट से, उस रिजर्व के अमाउंट से आप अपने पीएनएल को क्या कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। ठीक है ना, उतने से आप अपने पीएनएल को, बुक प्रॉफिट को क्या कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब ये सारे ट्रीटमेंट हो गए जो हमको ऐड बैक करने थे, और लास्ट वाला ट्रीटमेंट जो ऐड करना था वो ऐड बैक नहीं था। ठीक है, तो ऐड करने वाले सारे ट्रीटमेंट हो गए। अब हमको ट्रीटमेंट करने हैं जो क्या होंगे, लेस होंगे हमारे वो। तो आइए लेस वाला क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। लेस वाला ट्रीटमेंट में पहला ट्रीटमेंट है, जो क्रेडिटेड हो रखे हैं ना, अब हमको उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। पहले क्या था, जो डेबिटेड थे उनको ऐड करा था, अब कुछ क्रेडिटेड है जिनसे हमारा बुक प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, अब हमको कम करना है। कौन से हैं, द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व और प्रोविजन इफ एनी सच अमाउंट इज क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कहने का मतलब है कि अगर कोई रिजर्व से आपने पीएनएल में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है, रिजर्व से आपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया, तो आप अपने पीएनएल को क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए। किसी प्रोविजन से आपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया, प्रोविजन से आपने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व से आपने प्रोविजन में पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया है, तो आप उतने से कम कर लीजिए। लेकिन इसको ट्रीटमेंट करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जिस रिजर्व और प्रोविजन से आपने पीएनएल में क्रेडिट करा है, जिसे आज आप लेस करना चाह रहे हैं, ये तभी करिएगा जिस ईयर में, जब भी आपने वो रिजर्व बनाया था, अगर वो रिजर्व आपने पीएनएल से बनाया था, तो वो उस ईयर में सब्जेक्ट टू मैट हो गया होगा, एड बैक कर दिया होगा, तो उस पे क्या हो चुका है, मैट लग चुका है। अब आप उसी रिजर्व से पीएनएल में क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगेन हम उसको सब्जेक्ट टू क्या नहीं करेंगे, मैट नहीं करेंगे। तो लेस तभी करना है जब वो रिजर्व पीएनएल से क्या करा हुआ हो, बना हुआ हो। जैसे मान लीजिए पीएनएल टू कोई रिजर्व बना, जिस भी ईयर में बना, जिस किसी भी ईयर में बना, तो उस ईयर में वो सब्जेक्ट टू क्या हो गया, मैट हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी भी ईयर में आपने रिजर्व से क्या कर दिया, पीएनएल में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो इस कह रहे हैं कि अब लेस कर लो, क्योंकि हमने उसको एड बैक कर चुके हैं, तो अब इसको क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। ऐड का मतलब है सब्जेक्ट टू क्या हो गया, मैट हो गया, तो अब दोबारा सब्जेक्ट टू मैट करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको क्या कर ले, लेस कर ले। लेकिन अगर कोई ऐसा क्या है, रिजर्व है, अगर कोई ऐसा क्या है, रिजर्व है जो पीएनएल से नहीं बना है, ऐसा कोई रिजर्व है जो किससे नहीं बना है, पीएनएल से नहीं बना है, तो इसका मतलब है वो पहले क्या नहीं हुआ था, एड बैक नहीं हुआ था, सब्जेक्ट टू क्या नहीं हुआ था, मैट नहीं हुआ था। अब उस रिजर्व से अगर आप पीएनएल में आज क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, तो अब वो क्या नहीं होगा, लेस नहीं होगा। लेस तभी होगा जब वो रिजर्व किससे बना हो, पीएनएल से बना हो। अगर वो रिजर्व पीएनएल से नहीं बना है, इसका मतलब वो पहले सब्जेक्ट टू मैट हुआ हुआ नहीं है, तो आज लेस नहीं करेंगे। तो आज हम क्या नहीं करेंगे, लेस नहीं करने वाले हैं। इसके बाद में, इसके बाद वाला हम ऑलरेडी यहां पर कर चुके हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी हम कर चुके हैं। इस वाले पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यस, ये रहा। हमने एक तो चीज पढ़ी थी, रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, एड बैक कर दीजिए। दूसरा हमने पढ़ा था, जब भी असेट को आप बेच रहे हो, ठीक है ना, जब भी असेट को बेच रहे हो, उस असेट के रेस्पेक्ट में जो भी रीवैल्यूएशन रिजर्व है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है, तो आपको अपने बुक प्रॉफिट को उतने से बढ़ा देना है। कब, जब भी आप असेट को बेच रहे हो उस ईयर में, उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व है, तो आप अपने पीएनएल को बढ़ा लीजिए। अब अगर असेट को बेचने से पहले, असेट को बेचने से पहले अगर कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व से आपने पैसा पीएनएल में क्या करा, क्रेडिट करा, तो जितना भी आपने क्रेडिट करा रीवैल्यूएशन रिजर्व से पीएनएल में, और उस ईयर में आपने जितना भी रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन क्या करा, पीएनएल में डेबिट करा, इन दोनों में से जो भी क्या होगा, लोअर होगा, उतने से आप अपने बुक प्रॉफिट को क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए। कहने का मतलब यह है भाई, देखो, जिस भी ईयर में आप असेट को बेचोगे, तो जितना भी रिजर्व का अमाउंट होगा, मान लीजिए 500 लाख है, वो तो उसी ईयर में सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मैट हो जाएगा। तो अब आपने क्या करा, ऐसा ना हो कि एक साथ सब्जेक्ट टू क्या नहीं हो, मैट नहीं हो, आपने धीरे धीरे रिजर्व से पैसा, रीवैल्यूएशन रिजर्व से पैसा पीएनएल में क्रेडिट करना क्या करा, चालू करा। मान लीजिए इस साल आपने 50 लाख पीएनएल में क्रेडिट कर दिया, तो आपका पीएनएल 50 लाख से बढ़ गया। आपने हाथों हाथ उस पे 50 लाख का डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिया, रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन, तो आपका ये क्या हो गया, कम भी हो गया। ये क्या हो गया, कम भी हो गया। मतलब आपने 50 लाख से बढ़ाया, 50 लाख से क्या हुआ, कम हुआ। अब हम जब सब्जेक्ट टू मैट करने आए,
तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन को क्या करो, ऐड बैक करो। तो हमने दोबारा 50 लाख से क्या कर दिया, बढ़ा दिया आपके प्रॉफिट को। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं इन दोनों में से जो भी क्या होगा, लोअर होगा, उतने से आप कम कर लीजिए। ये क्या हो गया, 50 लाख से कम हो गया। तो ये ऐसा ट्रीटमेंट है समझने के लिए। मान लो आपने ट्रांसफर तो कितना करा, 50 लाख ही करा, ठीक है, और रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन कितना था, 40 था। ठीक है, मतलब आपने एक बार तो पीएनएल को 50 लाख से बढ़ाया और अपने 40 लाख से क्या करा, रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन से क्या करा, घटाया। अब आप सब्जेक्ट टू मैट करने आए, बुक प्रॉफिट निकाला, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या था, जितना भी रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन है ऐड बैक कर दो। ठीक है ना, क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। ठीक है, कर दिया ऐड बैक। और इन दोनों में से जो भी क्या होगा, लोअर होगा, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। 40 लाख लेस हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक बार तो 50 बढ़ा, 40 क्या हुआ, कम हुआ, नेट रिजल्ट तो क्या हुआ, आज भी 10 क्या करा हुआ, बढ़ा हुआ है। फिर हमने क्या करा, रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन एड बैक करा, 40 बढ़ा, 40 ही क्या करा, कम करा। तो नेट रिजल्ट तो आज भी 10 लाख से क्या करा हुआ है, बढ़ा हुआ है। यस, आज 10 लाख से बढ़ा हुआ है, आप चिंता ना करें। ठीक है, 10 लाख से बढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं। जिस ईयर में आप उस असेट को क्या करोगे, बेचोगे, उस ईयर में आपका 10 लाख क्या आएगा, बुक प्रॉफिट कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि आज आपने रिजर्व से ज्यादा पैसा क्या कर दिया, पीएनएल में कर दिया, तो रिजर्व कम हो गया। रिजर्व कम हो गया तो असेट को जिस भी ईयर में क्या करोगे, बेचोगे, तो रिजर्व जितना कम रहेगा उतना ही सब्जेक्ट टू क्या होगा, मैट क्या होगा, कम होगा। अब इस एक तीसरे एग्जाम्पल को ऐसे समझ लो, रिजर्व से पीएनएल में तो आपने कितना डाला, 40 लाख डाला, क्रेडिट करा, और रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन आपने करा कितना, 50 लाख डेबिट करा। तो आपने अपना प्रॉफिट 40 लाख से बढ़ाया और 50 लाख से क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है ना, 50 लाख से क्या कर दिया, कम कर दिया, मतलब 10 लाख क्या है, ज्यादा डेबिट करा हुआ है आपका, 10 लाख। ठीक है, कम है। अब मैट की कंप्यूटेशन में क्या होगे, मैट बोलेगा, मैट क्या बोलेगा, जितना भी रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन है क्या करो, ऐड करो 50। ठीक है, इन दोनों में से जो भी क्या होगा, लोअर होगा, वो आप क्या करो, लेस करो। तो 40 क्या हो गया, लेस हो गया। अब इसमें आप देखें तो 40 से बड़ा था, 50 से क्या हुआ था, कम हुआ था। तो ये 10 क्या हुआ हुआ था, कम हुआ हुआ था। हमने वापस से क्या कर दिया, 50 बढ़ा दिया। ठीक है ना, और कम कितना कर लिया हमने, 40 क्या करा, कम करा। तो हमने क्या कर दिया, आपका वापस से 40, ये नेट रिजल्ट कितना हुआ, 10 लाख से प्रॉफिट क्या कर दिया, बढ़ा दिया हमने। हमने आज आपका क्या कर दिया, 10 लाख से प्रॉफिट क्या कर दिया, बढ़ा दिया हमने। तो यह आपने 10 लाख से घटाया था, इसको दोबारा इन्होंने 10 लाख से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिना लॉजिक के आपको यह ध्यान रखना है, रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व से जितना पीएनएल में क्रेडिट करा और रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन जितना भी पीएनएल में क्या करा, डेबिट करा, दोनों में से जो भी क्या होगा, लोअर होगा, इतने से आप अपने बुक प्रॉफिट को क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए। ये तो हुआ आपका एग्जाम का क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, ये एग्जाम का क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, एग्जाम में बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है ना, और एग्जाम में आपको क्या नहीं लगाना है, ये लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका। ठीक है, ये भी हम सब कुछ क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये सब हो चुका हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिए, ठीक है, क्या ध्यान रखें, बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के अंदर जो भी आपका ब्रॉड फॉरवर्ड क्या है, लॉस है, अकाउंट्स का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, इनकम टैक्स वाले की बात नहीं कर रहा मैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। तो अकाउंट से आपका जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, और जितना भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ रहा है, दोनों में से जो भी कम होगा, दोनों में से जो भी क्या होगा, कम होगा, उतने से आपका बुक प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लीजिए एक अमाउंट नील है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस मान लीजिए 100 लाख है, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है, 0 नील है। तो दोनों में से लेस कौन सा हुआ, नील हुआ। तो ऐसे में आपके बुक प्रॉफिट में से कुछ भी क्या नहीं होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस
ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 11 लाख है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है 2 लाख है, तो बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में से आप कितना लेस करेंगे, बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में से आप 2 लाख क्या करेंगे, लेस करेंगे। इधर देखिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 11 है और ये कितना है 8 है, तो कितना लेस करेंगे आप, क्या करेंगे 8 क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये कितना है 11 लाख है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है निल, दोनों में से लोअर कौन सा है निल, तो कितना लेस करोगे आप, निल ही क्या करोगे, निल ही क्या करोगे, लेस करोगे ये। ठीक है, दोनों में से जो निल होगा वो लेस करें। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड मत करना, ठीक है ना। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को क्या मत करना, इंक्लूड मत करना। अगर उसमें इंक्लूड कर लिया तो फिर अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन ही ऑलवेज क्या रहेगा, कम रहेगा। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 11 लाख है और इस 11 लाख के अंदर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 3 लाख इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो 9 लाख का ही हुआ और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है 3 लाख है, तो दोनों में से लोअर कितना होगा, दोनों में से लोअर कितना होगा 3 लाख, और उसकी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिलेगी। इतने से आपका बुक प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतने से बुक प्रॉफिट कम हो जाएगा। जैसे 11 लाख का ब्रॉड फॉरवर्ड है, मान लो इसमें 9 लाख तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, इसमें अनएब्जॉर्ब है, तो इसका मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना आया, 3 लाख ही आया, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है, 9 लाख है। अब दोनों में से जो भी क्या होगा, कम होगा, ये वाला ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, अब एक विशेष बात है, ठीक है ना, 1-2 अटेम्प्ट से उसके क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर कंपनी का मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया और कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने डायरेक्टर बिठा दिए हैं, इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम पड़ रहा है कंपनी डूब जाएगी ये, और इन्वेस्टर के सारे पैसे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। जैसे यस बैंक का केस हो गया, हमने तो एफडी करवाई, पैसे खाते में जमा करे, अब यस बैंक बोल रहा है हमने तो लोन दे दिया, हमारे पास में देने को क्या नहीं है, पैसा ही नहीं है, हम कहां से दें, तो एफडी कराई हुई, हमारा पैसा जमा कराया हुआ, बैंक बोल रहा है हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो इन्वेस्टर हम लोगों के पैसे डूब जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट चेंज करती है, ये जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है ये सब फर्जी है, फेक है, ठीक है ना, करप्ट है, इन सबको तो निकाल लो, और खुद के डायरेक्टर क्या करती है, अपॉइंट करती है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है या उस कंपनी की जो भी क्या है सब्सिडरी है, जिसका उसके केस में जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने डायरेक्टर क्या कर दिए हैं, अपॉइंट करा दिए हैं, बीओडी के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, एग्जिस्टिंग वालों को तो सस्पेंड कर दिया और नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर दिए, बिठा दिए, तो उस कंपनी के केस में क्या होगा, जितना भी आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होगा प्लस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा, दोनों की डिडक्शन मिलेगी। मतलब जैसे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस मान लीजिए 9 लाख है और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 3 लाख है, तो उस कंपनियों के केस में बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में क्या होगा, 11 लाख माइनस हो जाएगा। सिर्फ उस कंपनी, कौन सी कंपनी, जिसमें एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नए डायरेक्टर क्या कर दिए हैं, बिठा दिए हैं। या फिर ऐसी कंपनी जो सीआईआरपी में चला गई है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में चले गई है, वहां पर भी यही होता है, पुराना वाला हटा दिया जाता है, नए वाला क्या कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है, और कंपनियों को बचाने का फुल क्या करा जाता है, प्रयास किया जाता है। तो सीआईआरपी, ठीक है ना, मेन मुद्दा आप समझ लीजिए, कहां पे चल लगी कंपनी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ये अपन जीएसटी में भी पढ़ते ही है, नया रजिस्ट्रेशन 30 दिन में एप्लीकेशन करके क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है, नया जीएसटी लेना पड़ता है, पढ़ा है ना हमने। तो सीआईआरपी, या फिर कंपनी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जिस्टिंग बीओडी को सस्पेंड, नया डायरेक्टर क्या करे, बिठाए, तो उन कंपनियों के केस में एग्रीगेट की मिलेगी। एग्रीगेट का मतलब, जैसे मान लीजिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 3 लाख है और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 9 लाख है, तो नॉर्मली तो दोनों में से जो लोअर होता है उसकी रिडक्शन मिलेगी, लेकिन इन कंपनियों के केस में एग्रीगेट की मिल जाएगी, मतलब 11 लाख की क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कंपनी किसमें, सीआईआरपी में, ये लिखा हुआ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी क्या है कोड, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो उस केस में क्या होगा, एग्रीगेट होगा। ठीक है ना, उस केस में क्या होगा, एग्रीगेट होगा। ठीक है ना, और पहले तो अपन क्या कर रहे थे, विच एवर इज जो क्या हो रहा था, लोअर हो रहा था, एक में 2 हो रहा था, एक में 3 हो रहा था, एक में क्या हो रहा, नील हो रहा था, लेकिन सीआईआरपी में चला गया तो फिर क्या हो जाएगा, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब ये देखिए, 9 + 2 11, 3 + 8 11, 11 + नील 11, तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इसको लेके एग्जाम में हमारे क्या आ चुके हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो बस ये हमारी मैथ की क्या हो चुकी है, कंप्यूटेशन हो चुकी है। तो मोस्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर बोला जा रहा है, द कंपनी कैन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट इट कुड
हैव कैरिड फॉरवर्ड हैड सेक्शन 115 जीबी नॉट बीन देयर। कहने का मतलब है कि अगर किसी ईयर में मैट प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है ना, और आपको अपने बुक प्रॉफिट का 15% या फिर 9% टैक्स देना पड़ रहा है, तो भी नॉर्मल प्रोविजन से जो लॉस क्या होनी चाहिए, कैरी फॉरवर्ड होने चाहिए, या डेप्रिसिएशन जो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए वो होगा ही होगा। मतलब जैसे कि अगर मैट नहीं लगता तो नॉर्मल प्रोविजन से जो लॉस इस असेसमेंट ईयर से अगले असेसमेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन से जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इस ईयर से अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता वो होके रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैट लग गया तो नॉर्मल प्रोविजन वाले लॉस क्या नहीं होंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। मैट लग रहा है तो भी नॉर्मल प्रोविजन वाले लॉस अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आगे बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड होंगे, और आगे जाके आप उनको बिल्कुल क्या कर सकोगे, सेट ऑफ भी कर सकोगे। इसके बाद में बोल रहे हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ऑल अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी मेंशन इन दिस सेक्शन, देयरफॉर द कंपनी टू व्हिच मैट अप्लाई shall be liable to pay advance tax interest under section 234 A B C. The company shall also be liable to penalty for concealment of income। कहने का मतलब है कि अगर किसी ईयर में आप पे मैट एप्लीकेबल हो रहा है और आपको बुक प्रॉफिट का 15% टैक्स क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे जो नॉर्मल प्रोविजन वाले इंटरेस्ट है, रिटर्न फाइल करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स पे करना है, नहीं पे करा तो उसके क्या इंटरेस्ट है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम करी तो उसकी क्या पेनल्टी, वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ऐसा नहीं, सब एप्लीकेबल होंगे। ऑल अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एप्लीकेबल होंगे। रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। पे नहीं करोगे तो उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, कंसीलमेंट ऑफ इनकम पे आप पे क्या लगेगी, पेनल्टी भी लगेगी, रिटर्न लेट फाइल करने की लेट फी। इस एक्ट के बाकी सारे प्रोविजन भी आप पे क्या रहेंगे, एप्लीकेबल रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैट एप्लीकेबल हो गया तो इस एक्ट के सारे प्रोविजन क्या हो गए, फेल हो गए। सब पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, सब कुछ क्या रहेंगे आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं। इसके बाद में मैट नॉट एप्लीकेबल टू सर्टेन कंपनी। फॉरेन कंपनियों की तो बात हो चुकी है, अब कुछ ऐसी कंपनी जिन पे मैट एप्लीकेबल नहीं होता है, ऐसी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जिन कंपनियों पे 115 बी डबल ए और बी ए भी ऑप्ट कर लिया, ठीक है ना, रेट है ना, कंसेशनल रेट हो गई, आपको ध्यान है ये कंसेशनल रेट होती है, तो इन कंपनियों पे क्या नहीं होता, मैट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। यहाँ तो 22% की रेट है और इन पे क्या है 15, बिजनेस इनकम 15 और बाकी की इनकम कितनी 22। तो कंसेशनल ठीक है, कंसेशनल, आपने कंसेशनल ऑप्ट कर लिया है, कौन सा वाला, बी डबल ए वाला, बी डबल ए वाला, ठीक है, और कौन सा वाला, बी ए बी वाला, जहां पर रेट कितनी है 22 है, 15 है, बिजनेस इनकम पे तो 15, ये कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए होता है, और अदर देन बिजनेस इनकम पे कितना होता है 22% होता है। तो उन पे क्या नहीं होगा, मैट प्रोविजन क्या नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। और आपको ध्यान हो इन कंपनियों पे 10% क्या लगता है, सरचार्ज ऑलवेज ही क्या होता है, लगता ही लगता है। हालांकि इसका हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, रिवीजन हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम मैट क्रेडिट पे। ये लीजिए मैट क्रेडिट। मैट मतलब है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, नाम मिनिमम है लेकिन ये मिनिमम नहीं है, ये ज्यादा है। कैसे, मैट कब लगता है, जब नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स क्या बन रहा है, कम बन रहा है, और बुक प्रॉफिट का 15% टैक्स क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो हमको क्या करना पड़ता है, मैट देना पड़ता है। और मैट देने का मतलब है हमने नॉर्मल प्रोविजन से क्या दिया है, ज्यादा टैक्स दिया है। तो आपने नॉर्मल प्रोविजन से जितना भी ज्यादा क्या दिया है, टैक्स दिया है, उतने का आपको क्या मिल जाएगा, मैट क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब नॉर्मल प्रोविजन से जो भी टैक्स बना, मान लीजिए नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स बना कितना, 1 लाख, और बुक प्रॉफिट का 15% टैक्स बना 1,20,000, तो आपने ज्यादा टैक्स दिया ना, मैट का मतलब है ज्यादा दिया है, नॉर्मल से तो कम बन रहा था, हमने क्या दिया, ज्यादा दिया। तो इस 20,000 का हमको क्या मिलेगा, मैट क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा, मैट क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, और ये मैट क्रेडिट कौन सी ईयर में आप काम ले सकते हो, जिस ईयर में आपके नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स क्या बन जाए, ज्यादा बन जाए। ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स क्या बने, ज्यादा बने, उस ईयर में मैट क्रेडिट यूज होगा। क्योंकि अगर नॉर्मल प्रोविजन से कम बन रहा है और मैट ज्यादा बन रहा है तो आपको क्रेडिट और मिलता रहेगा। तो यूज कब करोगे, जब नॉर्मल प्रोविजन से क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। मान लीजिए अगले साल नॉर्मल प्रोविजन से बना 1,10,000 और मैट आ रहा है 1 लाख की, आपके पास में 20,000 का क्रेडिट है, पूरा यूज नहीं होगा, इसमें से आप मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो, 10,000, इतना ही, क्योंकि मैट तो मिनिमम है, 1 लाख तो पे करना ही करना था। अब आपके इस ईयर आपका नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स क्या आ गया, ज्यादा आ गया, 1,10 आ गया, कोई बात नहीं, मैट क्रेडिट यूज कर लो, लेकिन मैट क्रेडिट कितना यूज कर लो, इन दोनों का जो डिफरेंस है 10,000, इससे ज्यादा का क्रेडिट यूज नहीं होगा। तो 10,000 का क्रेडिट क्या कर लो, यूज कर लो,
और कम से कम 1 लाख जो मैट है वो तो आपको पे करना होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो मेरा 1,10,000 टैक्स बन रहा है, ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन से 1 लाख क्या बन रहा है, 10,000 बन रहा है, मैं तो पहले मैट क्रेडिट 20,000 है, मैं तो अब इतना क्या दूंगा, इस साल 90,000 दूंगा। नो, 1 लाख तो मिनिमम है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। आप पूरा मैट क्रेडिट क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी होती कि नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स आपका 1,40,000 बनता और मैट कितना बन रहा होता, 1 लाख बन रहा होता, तो आप पूरा क्रेडिट, आपके पास पूरा 20,000 का क्रेडिट है ना, ये पूरा क्रेडिट यूज कर लो, ठीक है ना। 1 लाख कितना दे दो, 20,000 का क्या दे दो, टैक्स दे दो, ठीक है। चलिए, ये जो भी आपको मैट का क्या मिला है, क्रेडिट मिला है, इस मैट क्रेडिट पे आपको किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मैंने तो 20,000 ज्यादा टैक्स पे कर दिया था, ठीक है, नॉर्मल से तो मेरा 1 लाख ही बन रहा था, मैंने तो 1,20 टैक्स पे करा, मैट ज्यादा पे करा, तो इस पे मेरे को ब्याज दो। आपको कोई भी क्या नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा। ये मैट क्रेडिट भी आप जो कैरी फॉरवर्ड करोगे, ये 15 असेसमेंट ईयर तक आप क्या कर सकोगे, कैरीड फॉरवर्ड कर सकोगे। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकोगे, 15 असेसमेंट ईयर तक आप इसको क्या कर सकते हो, कैरीड फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई। अब इसके बाद में हमारे पास में एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, ठीक है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट है। मैं इसको अभी नहीं करा रहा, नोट्स में हमको यहाँ दिए हुए हैं, मैं नहीं करा रहा, मैं इसको एक सेपरेटली कराऊंगा। रीजन बीइंग ये, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एफटीसी क्या करना होता है, समझना होता है। अब इस लेक्चर के अंदर नहीं तो वो ढूंढते रहेंगे एफटीसी कहाँ पर पढ़ाया, ठीक है ना, लेक्चर को क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, रिवाइंड करेंगे, एग्जैक्टली डिटरमाइन करेंगे कहाँ करा, फिर उसको क्या करेंगे, समझेंगे, दिक्कत होगी। तो मेरे को लगा इससे बेटर है 10-15 मिनट ही क्या करते हैं, लगने हैं 10 मिनट ही लगने हैं एफटीसी में, अलग से कर देंगे, सो डेट जिनको सिर्फ एफटीसी समझना है उनके लिए आसान हो जाएगा उस चीज को समझना। दिया हुआ यहाँ पर है, लेकिन सेपरेटली उसको क्या कर दूंगा, करा दूंगा, अभी करा दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, नॉर्मल प्रोविजन में हो सकता है जैसे कि आपको 80I में क्या मिलती हो, डिडक्शन मिलती हो, नॉर्मल प्रोविजन में 10AA की क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है, या कोई सेक्शन 80I मान लो ID में मिलती है, IC मान लो, एग्जांपल है ये नॉर्मल में मिलती है। नॉर्मल में आपको सेक्शन 54 मान लो EC की मिलती है, ठीक है ना, 54E की मिलती है, आपने जमा करा दिया, आपने उसमें जमा करा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, मिलती है। लेकिन जब आप मैट में आओगे, मैट में इस तरह की कोई भी क्या नहीं है, डिडक्शन नहीं है, इस तरह की कोई भी डिडक्शन नहीं है, ये नॉर्मल प्रोविजन में है। तभी तो हम मैट लेकर आए कि नॉर्मल प्रोविजन में आप ये डिडक्शन ले लेते हो, सारी नॉर्मल में ले लेते हो, ठीक है। अब बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में भी अगर ये डिडक्शन दे देंगे तो मैट और नॉर्मल में फर्क ही क्या रहेगा। नॉर्मल में लो, मान लो इसकी प्रॉफिट की 100% ले लो, इस प्रॉफिट की अगर मिलती है तो 100% ले लो, या मिलती है 100% ले लो, जितनी मिलती ले लो। लेकिन जब बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में आओगे तो ऐसी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब अगर आपका बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस भी है, ये सब्जेक्ट टू क्या होगा, मैट होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपकी क्या यूनिट भी है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट भी है, तो भी वो सब्जेक्ट टू क्या होगा, मैट होगा। आपने पैसा मान लीजिए खाते में क्या कर दिया, जमा करा दिया, 50 लाख तक एग्जामिशन होती है, जमा भी करा दिया, नॉर्मल प्रोविजन में डिडक्शन ले लीजिएगा, लेकिन मैट में तो वो सब्जेक्ट टू क्या होगा, मैट होगा, बुक प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा और उस पर आपको मैट क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करना ही पड़ेगा। चलिए, ऑलमोस्ट फिनिश पे आ रहे हैं, लेकिन अब जो कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी के ट्रेंड के हिसाब से यही क्वेश्चन आ रहे हैं, जो अब बढ़ रहे हैं ना, उसको लेके क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। है बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए करते हैं, मैट एंड इंड एएस सेक्शन 115 GB का, मतलब इंड एएस से रिलेटेड। देखिए, फॉर ए कंपनी whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian accounting standards specified in annexure to its companies, okay, the book profit as computed in accordance with explanation 1 to subsection 2 shall be further। मतलब जब भी क्या होगा, इन डेज के अकॉर्डिंग होगा। तो अभी जो आपने बुक प्रॉफिट निकाला एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग, वो तो निकालना है, अब उसमें फर्दर भी कुछ क्या होंगे, एडजस्टमेंट होंगे। तो जब भी इन डेज की क्या होती है, एप्लीकेबिलिटी होती है, तो आपको ध्यान है आता है हमारा क्या, ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें भी दो सेग्रीगेशन हो जाते हैं। एक सेग्रीगेशन तो वो होता है आइटम्स जो फ्यूचर में रिक्लासिफाइड होंगे,
मतलब जो फ्यूचर के अंदर क्या हो जाएंगे, रिक्लासिफाइड होंगे। ओके, और एक होता है जो फ्यूचर में क्या नहीं होंगे, रिक्लासिफाइड नहीं होंगे। ये तो होंगे रिक्लासिफाइड, और एक होता है ओसीआई में जो रिक्लासिफाइड नहीं होंगे। रिक्लासिफाइड कहां पर, पीएनडल के अंदर। तो फ्यूचर में रिक्लासिफाइड का मतलब है पीएनडल में क्रेडिट होंगे वो, या पीएनडल में जाके क्या होंगे, डेबिट होंगे। मतलब उस ईयर में वो आपके बुक प्रॉफिट का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन ओसीआई का एक हिस्सा डेबिट और क्रेडिट वो वाला भी होता है जो फ्यूचर में क्या नहीं होगा, पीएनडल में रिक्लासिफाइड नहीं होगा। तो हमें जरूरत है कि आज ही हम उसको क्या कर ले, कंसीडर कर ले। हमने इंडीएस की क्या करी, एप्लीकेबिलिटी करी। तो हम इंडीएस की एप्लीकेबिलिटी करने पे आए तो ओसीआई आया। अब ओसीआई में जो रिक्लासिफाइड हो जाएगा तो वो तो हो जाएगा फ्यूचर में, वो सब्जेक्ट टू मैट हो जाएगा। क्रेडिट होना होगा तो बढ़ जाएगा, डेबिट होना होगा तो उस ईयर में बुक प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन वो आइटम्स डेबिट और क्रेडिट वाले जो फ्यूचर में रिक्लासिफाइड नहीं होने वाले पीएनडल में, तो आज है कि आज ही हमको इसी ईयर में उसको सब्जेक्ट टू क्या करना है, मैट करना है। अब कैसे करना है तो सुनिए, बोल रहे हैं यहां पर इंक्रीज बाई अमाउंट credited to क्या है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनडल अंडर द हेड आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनडल। मतलब ओसीआई के अंदर वो वाले आइटम जो रिक्लासिफाइड नहीं होंगे, उनमें जो क्रेडिट वाले जो आइटम्स हैं, आज उन्हें सब्जेक्ट टू क्या कर दो, मैच कर दो, और अपने बुक प्रॉफिट को उससे क्या कर लो, इंक्रीज कर लो। सेम ओसीआई के अंदर जो क्या है, रिक्लासिफाइड नहीं होंगे, उनमें जो डेबिट वाले आइटम्स हैं, उनको आज ही आप अपने क्या करो, बुक प्रॉफिट में से क्या कर लो, रिड्यूस कर लो। तो ओसीआई में जो रिक्लासिफाइड नहीं होंगे, उनमें जो क्रेडिटेड हुए हुए हैं उनको आज ही इंक्रीज कर लो, और उनमें जो डेबिटेड हुए हुए हैं उनको आप आज ही क्या कर लो, डिक्रीज कर लो। कौन से, जो रिक्लासिफाई नहीं होंगे। अच्छा, जो रिक्लासिफाई होंगे उनके डेबिट का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, उनके क्रेडिट का आपको आज कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। वो जिस ईयर में रिक्लासिफाई होके आएंगे उस ईयर में वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, या उस ईयर में वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब आगे सुनिए, वन मोर ट्रीटमेंट, इंक्रीज बाई अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट डेबिटेड to the statement of P&L on distribution of non-cash asset to shareholder in a demerger in accordance with Appendix A to the Indian Accounting Standard 10। देखिए क्या है, आप एक कंपनी हो, आपके पास में किसी कंपनी के शेयर्स हैं, उस कंपनी का क्या हो गया, डीमर्जर हो गया। आपके पास में इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो शेयर्स थे, मान लीजिए वो 100 लाख के क्या थे, शेयर्स थे। अब उस कंपनी का क्या हो गया, डीमर्जर हो गया। तो जो रिजल्टिंग कंपनी बनी है, उस रिजल्टिंग कंपनी ने आपको क्या करा, नॉन कैश एसेट का क्या करा, डिस्ट्रीब्यूशन करा, नॉन कैश एसेट दिया आपको, क्योंकि आपके पास में उस कंपनी के शेयर्स थे, लेकिन उस कंपनी का तो क्या हो गया, डीमर्जर हो गया। ठीक है, तो अब आपको रिजल्टिंग कंपनी ने क्या दिए, नॉन कैश एसेट दिए। वो नॉन कैश एसेट की मान लीजिए जो वैल्यू है, वो मान लीजिए वैल्यू कितनी है, मात्र 80 लाख रुपए है। ठीक है, नॉन कैश एसेट है। तो देखा जाए तो आपको 20 लाख रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में आज हुआ नहीं है, ये नॉन कैश एसेट मिल गए। एक्चुअल में कब होगा लॉस, जब आप इन एसेट को क्या करोगे, बेचोगे, उस ईयर में जाके होगा। लेकिन नॉशनल तो हम बोल सकते हैं कि आज ही आपको दिखता दिखता 20 लाख के क्या मिले, शेयर्स हमारे पास में 100 लाख के थे, हमको जो आज एसेट मिला है वो कितने का मिला है, 80 लाख का मिला है। तो दिखता दिखता 20 लाख का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये बोल रहे हैं, ये जो दिखता दिखता आपको 20 लाख का जो नॉशनल लॉस हुआ है, क्या हुआ है, नॉशनल लॉस हुआ, ये एक्चुअल में नहीं हुआ। एक्चुअल में उस ईयर में होगा जिस ईयर में आप इस नॉन कैश एसेट को क्या करोगे, बेचोगे, डिस्कार्ड करोगे, डिस्पोज करोगे, ट्रांसफर करोगे, सेल करोगे। तो आज इस नॉशनल लॉस को वापस से आप क्या कर लीजिए, अपना बुक प्रॉफिट बढ़ा लीजिए, आपने कम करा इसको बढ़ा लीजिए। वन मोर एग्जांपल, मान लीजिए शेयर्स 100, आपको जो नॉन कैश एसेट मिला मान लीजिए 120 लाख का मिला। तो दिखता दिखता तो आपको लग रहा है कि 20 लाख का नॉशनल गेन हुआ, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ नहीं। एक्चुअल में तो उस ईयर में होगा जिस ईयर में इस नॉन कैश एसेट को आप क्या करोगे, डिस्पोज करोगे। हो सकता है कि उस ईयर में गेन आपको 20 लाख से ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है 20 लाख से क्या हो, कम हो, तो एक्चुअल गेन नहीं है। तो ये जो 20 लाख का जो नॉशनल गेन है, इतने से आप अपने बुक प्रॉफिट को अब क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए, क्योंकि ये क्या नहीं है, एक्चुअल में गेन नहीं है। ठीक है ना। अगर आपने इस 20 लाख के लॉस को पीएनएल में डेबिट कर दिया है, कम कर दिया, तो दोबारा से ऐड बैक कर लो, और इस 20 लाख के नॉशनल गेन को अगर आपने पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है तो आप इसको क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए।
कौन से केस में? डीमर्जर के केस में। आप शेयर होल्डर हो, शेयर से आपके पास में कौन सी? डीमर्ज कंपनी के। अब आपको नॉन कैश एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किससे? रिजल्टिंग कंपनी से, और उस वजह से आपको कोई भी नॉशनल गेन या नॉशनल लॉस हुआ है, तो वो नॉशनल हुआ है, उसका आज कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। तो नॉशनल को अगर आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया तो उसको दोबारा एड बैक करें, नॉशनल गेन को अगर पीएनएल में क्रेडिट कर लिया तो आज उसको क्या कर लीजिए? आप क्या कर लीजिए? लेस कर लीजिए। बड़ा सिंपल सा क्या है? ट्रीटमेंट है। अभी हमने क्या पढ़ा था? ओसीआई। ओसीआई में कौन से वाले? जो आगे जाके फ्यूचर में क्या नहीं होंगे? रिक्लासीफाई नहीं होंगे, तो उनका क्या कर लो? आज ही कर लो। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन, लॉजिकल एक्सेप्शन है, जैसे कि असेट, ठीक है ना? क्या असेट? जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर्स भी हो सकता है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ भी हो सकता है। ये क्या नहीं होंगे? रिक्लासीफाई नहीं होंगे आपके, बिल्कुल है, रिक्लासीफाई नहीं होंगे। लेकिन इनका ट्रीटमेंट आज मत करो। इनका ट्रीटमेंट कब करो? जिस ईयर में इस असेट को आप डिस्पोज करोगे, ट्रांसफर करोगे, रिटायर करोगे, रियलाइज करोगे, जिस ईयर में इस इन्वेस्टमेंट को या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को करोगे, उस ईयर में जाके करना। ये भले हैं कौन से? ओसीआई है, और ओसीआई में भी कहां पर है? जो आगे जाके पीएनएल में क्या नहीं होंगे? रिक्लासीफाई नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। लेकिन फिर भी उसका ट्रीटमेंट हमें आज नहीं करना है, बड़ा लॉजिकल है। हम इसका ट्रीटमेंट उस ईयर में जाके कर लेंगे जिस ईयर में इस असेट को, इस इन्वेस्टमेंट को या इस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करेंगे? डिस्पोज कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, इससे रिटायर कर देंगे, इससे जो भी रियलाइज होगा उस ईयर में हम इसका क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर असेट्स, असेट्स इन अकॉर्डेंस विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। तो बेसिकली किस पे फोकस करिए? असेट पे। तो असेट पे जिस ईयर में आप उसको रियलाइज कर लो, रिटायर कर दो, डिस्पोज कर दो, उस ईयर में आप उसका ट्रीटमेंट करिएगा। अभी उसका ट्रीटमेंट मत करिए, क्योंकि वो गेन लॉस अभी आपको रियलाइज नहीं हुआ है। उसी तरह से जो भी गेन और लॉस है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में, designated at fair value through other comprehensive income in accordance with Indian Accounting Standard 109। तो ये क्या हो गया? 16 हो गया, 38 हो गया और 109 हो गया। नंबर याद करने की बिल्कुल भी कुछ ही जरूरत नहीं है, याद करना ही नहीं है, जरूरत क्या? करना ही नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है, असेट है, इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना? इनका आज नहीं करेंगे, हम इसका करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उस ईयर में करेंगे जिस ईयर में एक्चुअली हमको गेन और लॉस क्या होगा? रियलाइज होगा। कब होगा? जब हम उस असेट को, इन्वेस्टमेंट को, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को रिटायर करेंगे, डिस्पोज करेंगे, रियलाइज करेंगे, उस ईयर में जाके हम उसको क्या कर लेंगे? बिल्कुल हम करेंगे, उस ईयर में जाके उसका क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन फिलहाल इस ईयर में हम उसका क्या नहीं करने वाले हैं? ट्रीटमेंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना ओसीए वाला, इसके अभी क्या आ रहे हैं? क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम में आ चुके हैं, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है अभी इसको लेके, ओसीआई को लेके आ चुका है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसका आज नहीं करेंगे, जिस ईयर में होगा उस ईयर में करेंगे। डीमर्जर वाला क्या है? पॉइंट है, ठीक है। नॉन कैश एसेट है, आज सिर्फ नॉशनल हुआ है, एक्चुअल नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है, जो आज नहीं हुआ है उसका नहीं करें, जिस ईयर में एक्चुअल होगा उस ईयर के लिए पोस्टपोन कर दें, उस ईयर के लिए आप उसको क्या कर दें? पोस्टपोन कर दें। अब वन मोर, ट्रांसिशन अमाउंट। जब भी आप क्या करोगे? इंडेस जिस ईयर में करोगे वो ईयर कहलाएगा कन्वर्जेंस ईयर, ठीक है, और उस ईयर की 1 अप्रैल कराएगी हमारी कन्वर्जेंस डेट, ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है, ठीक है। हालांकि कोई याद नहीं करना है, ईयर ऑफ कन्वर्जेंस मतलब जिस ईयर से हमारा क्या हुआ? इंडेस एप्लीकेबल हुआ, और उस ईयर की जो 1 अप्रैल होगी, उस ईयर की क्या होगी? जो 1 अप्रैल होगी उसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंस डेट। तो आपको मालूम है हमेशा पुराने से नए